So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. आज हम करने वाले हैं the second part of the chapter strategies for enhancement in food production. हम लोग इस चैप्टर का पहला पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं जहां पर हमने जूलॉजी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात की थी, यानी एनिमल हस्बेंड्री की बात की थी। वहां पर हमने पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट समझा, हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट समझा, थोड़ा बहुत हमने फिशरी के बारे में जाना और थोड़ा बहुत हमने एपीकल्चर के बारे में जाना। आज हम स्पेसिफिकली अपनी डिस्कशन को ओरिएंट करेंगे टुवर्ड्स द प्लांट, यानी आज हम जानेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग किस हिसाब से की जाती है, जो कि बॉटनी से रिलेटेड पार्ट है ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हमने सिर्फ इसी स्पेसिफिक चैप्टर को दो टुकड़ों में तोड़ा है, क्योंकि या तो बायोलॉजी में कुछ चीज बॉटनी है या फिर जूलॉजी, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको बाइफर्केशन करके इस चैप्टर को पढ़ना होता है, क्योंकि एक पार्ट कोर जूलॉजी का पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री और एक पार्ट आपका कोर बॉटनी का पार्ट है जो कि है प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन एंड योर लास्ट पार्ट दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन एंड द सोमा क्लोन फॉर्मेशन। तो इन सारे के सारे बचे हुए पार्ट्स के बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम लोग जस्ट अभी अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे विदाउट एनी प्रमोशन, वो हम एंड में थोड़ा बहुत देख लेंगे। सो प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा। सो प्लांट में आप ब्रीड की इंप्रूवमेंट कर रहे हो, जैसे हम एनिमल की ब्रीड्स की इंप्रूवमेंट कर रहे थे। अलग अलग ब्रीड्स को हमने क्या किया, कंबाइन किया, उनके कैरेक्टर्स को हमने कंबाइन किया एंड अल्टीमेटली वी गॉट द बेटर ब्रीड। जैसा कि हमने बताया था एनिमल ब्रीडिंग के केस में कि हमने एक सुपीरियर मेल सिलेक्ट किया, हमने एक सुपीरियर फीमेल सिलेक्ट की, उन दोनों को हमने क्या करा दिया, ब्रीड करा दिया एंड अल्टीमेटली जो प्रोजेनी आई वो पेरेंट से बहुत ज्यादा एडवांस थी। और हमें ऐसी ही प्रोजेनी चाहिए जो अगर मेल हो तो वो नॉर्मल मेल से ज्यादा स्ट्रांग हो, और अगर वो फीमेल हो तो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाए। यानी कि कैटल्स के केस में या फिर काउ के केस में, बफेलो के केस में अगर आप मिल्क की बात कर रहे हैं तो मिल्क में न्यूट्रिशियस कंटेंट भी बढ़े, यानी कि मिल्क की क्वालिटी भी अच्छी हो जाए और ज्यादा दूध भी हमें मिले, यानी मिल्क की क्वांटिटी भी अच्छी हो जाए। सेम केस हमें करना है प्लांट ब्रीडिंग में, क्योंकि जब हरित क्रांति की बात आई तो काफी लोगों ने कहा यार एग्रीकल्चरल लैंड को हम लोग नहीं बढ़ा सकते, और ये एक फैक्ट है। धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, हम लोग शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं, यानी कि घर बनाने के लिए हमें ज्यादा जमीन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगाने के लिए हमें ज्यादा जमीन चाहिए। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन भी अच्छी खासी हो रही है, यानी कि आप लोग पेड़ों को काट रहे हैं उगाने की बजाय। तो क्या हुआ, एग्रीकल्चरल लैंड को तो बढ़ाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता कि आपसे अगर किसी ने पूछा यार मैं 1 एकड़ में खेती करता हूं और इतना मुझे अनाज मिलता है वैल्यू x, तो मैं 2x करने के लिए क्या करूं, तो सामने वाला बोलेगा भाई 2 एकड़ में खेती कर ले, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में या फिर दुनिया के किसी भी पार्ट में आप जमीन को तो नहीं एक्सटेंड कर सकते ना। तो आपको क्या करना है, उतनी ही जमीन में लॉसेस को प्रिवेंट करना है। सबसे पहला पॉइंट जो कि हमने एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, आप लॉसेस को प्रिवेंट करो। अगर समझ लो आप 100 क्विंटल कुछ उगाते हो अनाज और उसमें से आपका 20 क्विंटल खा जाता है कोई इंसेक्ट, आप उस इंसेक्ट इन्फेस्टेशन से रोक लीजिए जिससे कि अनाज आपका खराब ना हो, तो 20 क्विंटल की आपकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी सामने आ ही गई अल्टीमेटली, क्योंकि आपने लॉस को प्रिवेंट कर लिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो। अब इस पॉइंट पे हमें बात करनी है, यहां पर आती है प्लांट ब्रीडिंग इनटू प्ले कि हाँ चलो लॉसेस तो प्रिवेंट कर लेंगे, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन रोक देंगे, पेस्ट इन्फेस्टेशन रोक देंगे, इसके अलावा जो अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं उनसे अपनी फसल को सड़ने से बचा लेंगे, फसल भीग जाती है अक्सर, भीगने से बचा लेंगे, स्टोरेज प्रॉपर कर देंगे, अलग अलग गोलियों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि बेसिकली आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचे, अलग अलग केमिकल्स का हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि इंसेक्ट आसपास ना आए, जो इंसेक्ट को रिपेल करने वाले केमिकल्स हैं उनका हम लोग यूज कर लेंगे। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करें, जमीन का इलाका तो बढ़ा नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहां पर हमें प्लांट ब्रीडिंग अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कैसे दिमाग लगाकर ऐसी ब्रीड ही तैयार कर दे जो 100 क्विंटल के अंदर ही आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे दे, जिसका न्यूट्रिशियस कंटेंट ज्यादा हो। तो अल्टीमेटली हमें इस पूरे के पूरे प्रोटोकॉल के ऊपर बात करनी है। सो देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। प्लांट ब्रीडिंग है क्या, प्लांट ब्रीडिंग को बोला हुआ है यहां पर इट इज अ पर्पसफुल मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब बदलाव करना, चेंजेस करना, और ये चेंजेस कैसे होने चाहिए, पर्पसफुल होने चाहिए, यानी कि उनका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, टू क्रिएट द डिजायर्ड प्लांट टाइप्स दैट आर बेटर फॉर कल्टीवेशन, बेटर यील्डिंग
एंड डिजीज रेजिस्टेंट, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि बीमार ना पड़े इन द सेंस काफी ज्यादा ऐसे प्लांट होते हैं जिनके ऊपर कोई बैक्टीरिया अटैक कर देता है, कोई फंगस अटैक कर देता है, कोई इंसेक्ट अटैक कर देता है, कोई पेस्ट अटैक कर देता है। ये जो हम लोग प्लांट्स मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, ये जो हम प्लांट्स को मॉडिफाई करने वाले हैं, ये ऐसी मॉडिफिकेशन हो जिससे जानवर, इंसेक्ट ऑटोमेटिकली इनसे दूर भागे और अल्टीमेटली कोई भी डिजीज ओरिएंटेड लॉस यहां पर ना हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यील्ड बेटर हो और ये कल्टीवेट भी अच्छे हो सके। इनको उगाए जब आप, तो इनकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो ये सारी चीजें क्या हुई, एक प्रकार की पर्पसफुल मैनिपुलेशन हुई कि आपने यहां पर एक उद्देश्य को लेकर प्लांट को चेंज किया है। देन ऑल आवर मेजर फूड क्रॉप्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज। जो सबसे पुरानी वैरायटीज है जो हम इस्तेमाल करते थे, हजारों सालों से जो हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज को हमने क्या किया है, मैनिपुलेट किया है। उन्हीं डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज को हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया है, और तभी जाके हमारे पास आज की जो वैरायटीज है जो हम खाते हैं वो आई। तो प्लांट ब्रीडिंग में होता क्या है, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, क्रॉसिंग कराते हैं आप या हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड बनाना। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड। तो आप यहां पर दो अलग अलग वैरायटीज को चूज करेंगे और उनके कैरेक्टर्स को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे जिससे जो हाइब्रिड वैरायटी बने वो और ज्यादा बेहतर हो। तो हाइब्रिडाइजेशन किसकी होगी, प्योर लाइन्स की होगी, यानी आप यहां पर प्योर वैरायटीज को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एनी एक्सपेरिमेंट यू नीड द प्योर लाइन्स, यानी समझ लो आपको एक मिक्स ब्रीड बनानी है जर्मन की और लैब्राडॉग की, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आपको प्योर जर्मन चाहिए। प्योर जर्मन क्या होता है, प्योर जर्मन वो है जिसकी मम्मी भी जर्मन है, जिसके पापा भी जर्मन है, फ्रॉम सेवरल जनरेशंस, यानी कि जो इनब्रीडिंग करता हुआ आ रहा है। तो एक जर्मन थी, एक जर्मन था, ओके, एंड अल्टीमेटली इन दोनों में जब मीटिंग हुई तो एक प्योर जर्मन बना। फिर उसकी भी शादी जो है एक जर्मन से हुई एंड अल्टीमेटली इनकी ब्रीडिंग के बाद एक और प्योर जर्मन बना, उसकी भी जो है फिर मीटिंग एक प्योर जर्मन से हुई, फिर एक प्योर जर्मन बना एंड सो ऑन। तो जब आप 4 से 6 जनरेशन तक सेम ब्रीड के अंदर एकदम सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ ब्रीड करते हैं तो आप प्योर हो जाते हैं अपने कैरेक्टर्स के लिए। तो एंड में जो आपको मिलेगा वो एक जेन्युइनली प्योर जर्मन होगा। सिमिलरली आप लैब्राडोर के केस में भी सेम चीज कर सकते हैं एंड जब आप उन दोनों को फिर मिक्स कराएंगे उनके कैरेक्टर्स को, तब आपको एक अच्छी मिक्स ब्रीड मिलेगी। तो यहां पर भी आपको प्योर लाइन्स सिलेक्ट करनी है, यानी आपको एक जो वैरायटी है विच यू हैव टेकन इनटू अकाउंट, आप चाहते हो कि उस वैरायटी के सारे वाइटल कैरेक्टर्स आपके पास आ जाए। फिर आप क्या करोगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करोगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब यहां पर आपको डिजायरेबल ट्रेट्स चाहिए। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आप सिलेक्ट कर रहे हो अपने कैरेक्टर्स को जो भी आपको एक प्लांट के अंदर चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियली। नेचर सिलेक्ट नहीं कर रहा है, नेचर में जो चीजें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब आपने अपनी मर्जी से दो ऐसी वैरायटीज चूज की जो कि बेस्ट थी। समझ लीजिए गेहूं की एक वैरायटी थी एक्स जो कि बेस्ट है, जिसके ग्रेन का साइज बहुत मोटा है, और दूसरी एक वैरायटी है वाई जिसकी ग्रेन में जो स्टार्च का कंटेंट है वो ठूस ठूस के भरा हुआ है। अगर आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया और भगवान की दया से आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिल गया तो क्या हो जाएगा, आपको एक बड़े ग्रेन का साइज देखने को मिलेगा जिसके अंदर स्टार्च भी भरा हुआ है। तो अब कॉन्डेंस्ड मटेरियल भी है, बहुत ज्यादा मटेरियल है ग्रेन के अंदर और ग्रेन का साइज भी बड़ा है, तो अल्टीमेटली कंटेंट बढ़ गया। जमीन नहीं बढ़ानी पड़ी आपको, लेकिन ग्रेन का साइज बढ़ने की वजह से और उसके अंदर कंडेंस्ड मटेरियल प्रेजेंट होने की वजह से लिमिटेड एरिया के अंदर ही प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इसे आप क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, और ओवरऑल प्रोसीजर को आप लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, जहां पर आप लोग ट्राई करते हैं कि अपने मनपसंद के कैरेक्टर्स आ जाए। ओके, प्लांट ब्रीडिंग इज नाउ कैरिड आउट बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स। अब देखो, लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में लॉसेस भी हैं। क्या पता आप जो चाह रहे हो कि कैरेक्टर्स मोल्ड हो, या जो आप चाह रहे हो कि कैरेक्टर्स प्रोजेनी में आए, वो आए ही ना। समझ लो एक गाय है जो कि सफेद कलर की है लेकिन दूध कम देती है, और दूसरी गाय है जो काले कलर की है लेकिन दूध बहुत बढ़िया देती है, यानी उसकी ब्रीड के मेल भी काले कलर के हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि भाई आपकी गाय जो है सफेद हो लेकिन दूध दे बढ़िया। तो आप ज्यादा दूध देने वाली काली गाय की ब्रीड से एक बंदा उठा लेंगे और आप सफेद कलर की कम दूध देने वाली गाय से एक फीमेल उठा लेंगे, और वाइस वर्सा आप उल्टा केस भी करके देख सकते हैं।
और तब आप चाहेंगे कि आपकी जो प्रोजनी हो वो तो सफेद कलर की और दूध भी बहुत अच्छा दे, तो आप इन दोनों कैरेक्टर्स को मिक्स कराना चाह रहे हैं। अब दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑल द टाइम कि आपको ये कैरेक्टर्स मिले, क्योंकि आपने जेनेटिकली इन्हें फिक्स नहीं किया है, आपने कोई इनके जीन्स को पकड़ के डलवाया नहीं है कहीं पर। ये चांस बेस्ड है सारी की सारी चीजें। हो सकता है आपके पसंदीदा कैरेक्टर्स आपको प्रोजनी में देखने को मिले, हो सकता है आपके पसंदीदा कैरेक्टर आपको प्रोजनी में देखने को ना भी मिले, दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहां पर होती हैं। इसीलिए आपको सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट्स भी करना पड़ता है या फिर सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर प्रोजेनी भी करना पड़ता है कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिला भी है या नहीं, उसी को आप लोग सिलेक्ट कर करके पालेंगे और उसकी फर्दर रिप्रोडक्शन कराएंगे, उसी ब्रीड को आगे बढ़ाने के लिए इनब्रीडिंग कराएंगे आप लोग बेसिकली, जिससे कि आपकी जो सुपीरियर ब्रीड है वो फिक्स हो जाए, आप उसको इस्तेमाल कर सको फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो यहां पर लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के टूल यूज कर लेते हो तो आप क्या कर पाओगे, आप सिलेक्टेड कैरेक्टर्स को जानबूझ के डाल पाओगे किसी भी प्लांट के अंदर। अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की नॉलेज है, इसका मतलब आपको उन जीन्स की नॉलेज है जो कि गाय के अंदर सफेद कलर प्रदान कर रहा है, आपको उस जीन की नॉलेज है जो कि मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, आपको उस जीन की नॉलेज है जो कि मिल्क का अमाउंट बढ़ा रहा है। अगर आप इन जीन्स को जानबूझ के डाल देते हैं एक प्रोजेनी के अंदर, एक्सप्रेस करवा देते हैं इन अ प्रोजेनी, तो वो अल्टीमेटली आपको बढ़िया आउटकम देगी। ये एक 100% प्रमाणित बात है। इसीलिए जब आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन में या फिर जब आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक्स के टूल्स का, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको अपनी पसंद के कैरेक्टर्स मिले, क्योंकि अब आपने उस कैरेक्टर से रिलेटेड जीन को ही डाल दिया है। पहले तो मिक्सिंग हो रही है मन मर्जी से, आपका पसंदीदा कैरेक्टर आगे जा भी सकता है, प्रोजेनी में नहीं भी जा सकता, दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी बराबर है। देयर इज 50-50% चांस, इवन लेस देन 50% चांसेस देयर कि आपको अपनी पसंदीदा आउटकम्स मिलेंगी। लेकिन जब आप जेनेटिक्स की बात करते हो तो आपने जीन डाल दिया है भाई, अब श्योरिटी हो जाती है आपने जीन डाला है, कुछ ना कुछ तो आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्रॉप में इंप्रूवमेंट करनी क्यों है और क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है उसके बारे में थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ईल्ड बढ़ानी है क्रॉप की, यानी कि अगर मैं बोलूं यहां पर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ये जो ईल्ड की बात है ये किस चीज से रिलेटेड है, ये क्वांटिटी से रिलेटेड है, राइट, ये क्वांटिटी से रिलेटेड। जैसे एनिमल्स में हम लोग कह रहे थे कि एक भैंस पहले 10 लीटर दूध देती है, आपने इंप्रूव्ड वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया, इंप्रूव्ड ब्रीड को इंट्रोड्यूस किया, वो 20 लीटर दूध देती है, तो ये क्वांटिटी में इंक्रीज है। आपको इंप्रूव्ड क्वालिटी की भी बात करनी। पहले 1 लीटर गाय के दूध में समझ लीजिए 1 ग्राम आपका प्रोटीन था, लेकिन अब 1 केजी दूध में अगर आपका 2 ग्राम प्रोटीन है तो अल्टीमेटली क्या हुआ, क्वालिटी बढ़ गई ना। क्वांटिटी तो बढ़ी ही बढ़ी, क्वालिटी भी बढ़ी। सिमिलरली यहां पर आप क्रॉप की ईल्ड बढ़ाएंगे, यानी कि आप लोग अमाउंट बढ़ाएंगे, लगभग बराबर खेत के साइज में आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। पहले अगर 10 टन प्रोडक्टिविटी थी तो अब 11 टन 12 टन प्रोडक्टिविटी हो गई, और उसमें भी क्वालिटी इंप्रूव्ड है, अब उसमें प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी ज्यादा है। ओके, इंक्रीज्ड टॉलरेंस, बीमार नहीं पड़ना चाहिए प्लांट, तो एनवायरमेंटल जो स्ट्रेसेस हैं इनको बढ़िया झेल पाएगा। जैसे सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्ट को अच्छा झेल पाएगा, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है सॉइल के अंदर तो भी झेल जाएगा। यानी आप उन बीजों को आगे चल के आपको जो बीज मिलेंगे एज ए रिजल्ट, आप उन सीड्स को एक ऐसी जगह पर भी उगा सकते हो जहां पर हाई सॉल्ट है, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, यानी ट्रॉपिकल रीजन्स में आप उसे फैला सकते हो। जहां पर सूखा पड़ता है तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली उस ड्रॉट वाली कंडीशन में भी कोशिश करोगे कि कम पानी में भी आपकी क्रॉप सरवाइव कर जाए। और जो पैथोजन है जो मैंने आपको बताया था, जो कि अक्सर लॉस करवा देते हैं क्रॉप का, उन वायरसेस से, फंगस से, बैक्टीरिया से बचाया जा सकता है आपके क्रॉप्स को, एज वेल एज इंसेक्ट पेस्ट से बचाया जा सकता है आपकी क्रॉप को। तो आपको यही सारे इनकॉर्पोरेट करने हैं ट्रेड्स एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर। आपने एक प्लांट को इंप्रूव कर दिया है, तो इंप्रूव होने का मतलब क्या है, इंप्रूव होने का मतलब यही है कि उसकी क्वालिटी बढ़ गई है, ग्रेन की क्वांटिटी बढ़ गई है, अमाउंट बढ़ गया है, और उसमें टॉलरेंस आ गई है। अब वो दुनिया के हर स्ट्रेस के प्रति टॉलरेंस आ चुकी है, चाहे वो आपका अबायोटिक स्ट्रेस हो। ये सारे स्ट्रेस कैसे हैं, अबायोटिक स्ट्रेस है, नॉन लिविंग चीजों से आ रहे हैं ना स्ट्रेस, जैसे कि आपका सॉल्ट हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया। लेकिन अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्ट्रेस आ रहा है तो इट इज कॉल्ड एज बायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि आपका इंसेक्ट पेस्ट और आपके वायरसेस, फंगस,
प्रोटोजोआ एंड सो ऑन, राइट। तो यहां पर ये सारे क्या है, आपके बायोटिक स्ट्रेस हैं। ये जो है आपके बैक्टीरिया वगैरह, ये भी बायोटिक स्ट्रेस के अंदर आते हैं। ड्रॉट तक की अगर हम बात करें, सो दे आर अबायोटिक स्ट्रेस, दे आर अबायोटिक स्ट्रेस। ओके, तो आपको ये सारी चीजें करनी है। अब आप कर कैसे पाओगे, इसके बारे में हमें जानना है। सो लेट मी टेल यू हाउ डज द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स कम्स इनटू प्ले। अभी हमने बात की कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपको जेनेटिक्स की नॉलेज है तो आप अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। कैसे? हमने बताया कि जो आपकी क्रॉप्स हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाती है, वो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाती हैं, यानी कि वो अपने आप को सरवाइव करवा सकती हैं कम वाटर के अंदर। कैसे? ये चीज हमने नोटिस की है जेनेटिक्स से। समझ लीजिए एक आपका प्लांट है जिसको आप लोग उगाते हो, ये आपका प्लांट है जिसको आप लोग उगाते हो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। ये प्लांट है विच हैज बीन ग्रोन इन द नॉर्मल कंडीशन, राइट। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन में समझ लीजिए इस प्लांट के अंदर कुछ जीन्स थे, उन जीन्स का एक्सप्रेशन हमने नोट कर लिया, यानी कि इनका क्या कर लिया हमने, जीनोमिक प्रोफाइल ले लिया। जीनोमिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर, एक पर्टिकुलर एनिमल के अंदर जितने भी जीन्स हैं उन सब का हमने एक प्रोफाइलिंग कर ली कि समझ लो यहां पर एक जीन है जिसका नाम है जीन ए, ये इतना एक्सप्रेस कर रहा है, इस लेवल तक इतना एक्सप्रेस कर रहा है। ये जीन बी है, ये इतना एक्सप्रेस कर रहा है, थोड़ा सा इससे भी कम। ये जीन सी है जो इतना एक्सप्रेस कर रहा है, और ये जीन डी है जो इतना एक्सप्रेस कर रहा है। ओके सर, इससे क्या पता लगा? इससे आपको यह पता लगा कि किस जीन की रिक्वायरमेंट कितनी है नॉर्मल कंडीशन में। अब आपने क्या किया, अब आपने इस प्लांट से जो भी सीड आए, आपने इन सीड्स को उगा दिया है कहां, डेजर्ट वाले इलाके में, यानी कि आपने इसे उगा दिया है एक ऐसे इलाके में जहां पर वाटर कम है, वाटर स्ट्रेस है, या फिर आप प्यार से कह सकते हो ड्रॉट है। तो प्लांट को आपने कहां उगा दिया, ड्राई कंडीशन में उगा दिया, जहां पर पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो आपने क्या किया, इसकी जीनोमिक प्रोफाइलिंग ले लिया। अब आपने इसकी जीनोमिक प्रोफाइलिंग ली तो क्या आपको सेम प्रकार के जीन्स एक्सप्रेस होते हुए दिखाई देंगे? द आंसर इज नो। ड्राई के अंदर कोई जीन ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, कोई जीन कम एक्सप्रेस करेगा। समझ लीजिए ए है, ये आपका बराबर था, जितना पहले वाले केस में है उतना ही है, तो यहां पर मैं इक्वल लिख देता हूं, ठीक है। जीन बी है, ये आपका कम हो गया, यानी कि ये सप्रेस हो जाता है, तो ये कम हो गया, लेस हो गया, एल लिख देता हूं। जीन सी जो है ये आपका बढ़ गया बहुत ज्यादा, यानी ये सी जीन बढ़ा है कब, जब आपकी ड्रॉट कंडीशन है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये सी जीन रिस्पॉन्सिबल है ड्रॉट से बचाने के लिए? प्लांट को ड्रॉट से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सी जीन, क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि जब आपने प्लांट को नॉर्मल कंडीशन से उठा करके ड्राई कंडीशन में फेंका तो सी जीन का एक्सप्रेशन अपने आप बढ़ गया, यानी यहां पर एक प्रोटीन बन रहा है जिसको आप सी प्रोटीन बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है ड्रॉट से बचाने में प्लांट को, तभी तो ये ज्यादा बन रहा है। ओके, और डी जो है ये भी आपका समझ लीजिए इक्वल मात्रा में बना। तो आप इन चारों प्रोटीन में से या फिर चारों जीन में से क्या बोलोगे कि ड्रॉट से बचाने वाला प्रोटीन या जीन कौन सा है? जीन सी है। ये बात आपको कैसे पता लगी? जीनोमिक प्रोफाइलिंग से। अगर आप चाहते हैं तो आप प्रोटीन का अमाउंट भी देख सकते हैं, जिसको आप क्या बोल देंगे, प्रोटियोमिक एनालिसिस बोल देंगे या प्रोटियोमिक प्रोफाइलिंग बोल देंगे। तो आप प्रोटीन का अमाउंट देख सकते हैं, आप जीन का अमाउंट देख सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा जीन या कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है जो कि एक प्लांट को ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाएगा। इसीलिए जेनेटिक्स का इनकॉर्पोरेट होना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, कैरेक्टर्स अपने आप ही मर्ज होते हैं। वो आपके पसंदीदा कैरेक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर आपने जेनेटिक मटेरियल पे स्टडी कर ली, यानी अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी पे स्टडी कर ली, आपने बायोटेक की मदद से अपने पसंदीदा जीन को अगर एक्सप्रेस करा दिया है, तो भाई वाह वाह है, फिर आपके पसंद के कैरेक्टर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर उसमें कोई टेंशन नहीं। तो प्लांट ब्रीडिंग में स्टेप्स क्या क्या है, इनको अच्छे तरीके से नोट करना है, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ योर प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। कल को हो सकता है हमारे पास 100 अलग अलग वैरायटीज हो, कल को हो सकता है हमारे पास 100 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोम्स थे, लेकिन हमने उन्हें टेस्ट ही नहीं किया, स्क्रीन ही नहीं किया, तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। देखो यार, अगर आपको 100 सबसे बेहतर लोग चाहिए ना, जिसमें लड़ाई हो, तभी जाके आपको बेस्ट मिलेगा उनमें से एक।
लेकिन समझ लो 50 ही लोग बुलाए आपने कंपटीशन के लिए। हो सकता है कि जो विनर है, जो सबसे बेस्ट हो, वो बचे हुए 50 में से हो, जिनको आपने बुलाया नहीं, इंटरव्यू का कॉल ही नहीं भेजा। तो यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट वेरिएशंस होते हैं, इनको आप लोग कंसिडरेशन में लेते हो। यानी कि समझ लीजिए एक जीन है रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप। अब ये जो जीन है, ये आई हो सकता है, स्मॉल आई, जो कि ब्लड ग्रुप ओ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका आई ए हो सकता है, जो कि ब्लड ग्रुप ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक आपका जीन हो सकता है आई बी, जो कि ब्लड ग्रुप बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तीनों अलील्स होते हैं, राइट? आई होप यू नो अबाउट दैट वेरी वेल। ये तीनों अलील्स होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, इन्हें अलील्स कहा जाता है। तो यहां पर एक जीन के 3 अलील है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने ओ ब्लड ग्रुप वाले एक बंदे को बुला लिया स्क्रीनिंग के लिए और ए और बी को छोड़ दिया। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपके पास जितने पॉसिबल जीन्स हैं, आपके पास जितने पॉसिबल जीन्स हैं और उन पॉसिबल जीन्स के जितने भी पॉसिबल अलील्स हैं, इन सब को आप लोग कंसीडरेशन में लोगे। समझ लो कि आप लोग एबीसीडी की बात कर रहे हो, तो एबीसीडी में आप सिर्फ ए को नहीं बुलाओगे कंपटीशन में, आप ए को भी बुलाओगे, बी को भी, सी को भी, डी को भी, ई को भी, एंड ऐसे करते करते आप लोग एक्स वाई जेड तक सबको बुलाओगे। यानी अगर आपको एक बेहतर वैरायटी चाहिए वीट की, तो उस वीट के जितने भी इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस आपके पास मौजूद हैं, उस वीट की जितनी भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती वैरायटीज आपके पास मौजूद है, जितने भी पॉसिबल अलील्स आपके पास मौजूद है, आप समझ लो ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है, ये किसी पर्टिकुलर वैरायटी में मॉडिफाई होकर कर्सिव ए बन जाता है, ये किसी पर्टिकुलर वैरायटी में मॉडिफाई होकर स्मॉल ए बन जाता है, ये किसी पर्टिकुलर वैरायटी में मॉडिफाई होकर ए कैप बन जाता है। आपको इन तीनों को भी बुलाना पड़ेगा। यानी आप ए बी सी डी तो बुला ही रहे हो, आप ए के अंदर भी कर्सिव ए बुला रहे हो, आप ए के अंदर भी स्मॉल ए बुला रहे हो, आप ए के अंदर भी ए कैप बुला रहे हो। आपको सारी पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। यू कांट स्किप एनीथिंग। आप यहां पर कोई चीज स्किप नहीं कर सकते। यू कांट स्किप एनीथिंग। आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते मेरे दोस्त। पहले तो सब जो पॉसिबिलिटीज है सबको लाइन में खड़ा करो, फिर इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब इनमें से देखो कौन बेस्ट है। समझ लो आपके लिए जो बेस्ट पेरेंट है वो निकला कि हाँ भाई कर्सिव का तो ए ले लो, और बी के अंदर क्या ले लो, बी के अंदर छोटा वाला बी ले लो, राइट? ये दो आपको, तीन आपको लगे कि सबसे बेस्ट पेरेंट्स है, इनको आप लोग सिलेक्ट करोगे। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब आपका जो मेल और फीमेल सिलेक्ट हुआ है, इनमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा दो, यानी इनके अंदर एक्सचेंज करा दो। किसका? गैमीट का करा दो। नाउ सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अब देखो आपके अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। आपने 100 पॉलन ग्रेन ले लिए और 100 स्टिग्मा पर आपने क्या करा दिया, उनको छिड़क दिया, राइट? स्प्रिंकलिंग करा दिया। तो क्या मिलेंगे आपको? 100 अलग अलग रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे। मेल का कोई कैरेक्टर फीमेल के किसी कैरेक्टर से कंबाइन हुआ होगा, कहीं पर ग्रेन इंप्रूवमेंट हुई होगी, कहीं पर नहीं हुई होगी। सबसे सुपीरियर जो आया होगा रिकॉम्बिनेंट, उसको आप सिलेक्ट करोगे कि हाँ भाई जो हम चाह रहे थे, जो मेल और फीमेल से भी सुपीरियर बच्चा है, वो हमें मिल चुका है। फिर आप क्या करेंगे? इस बच्चे की टेस्टिंग करेंगे। आप इस बच्चे को उगा कर देखेंगे जमीन में। ओके, सबसे पहले आप लोग लेबोरेटरी का एक सेटअप होता है, उसके अंदर इसको कल्चर करके देखते हैं, या फिर फील्ड में कोई आसपास छोटा मोटा गार्डन है उसमें उगा कर देखते हैं। फिर आप फार्मर्स को देते हैं कि भाई आप 2-3 सीजन इसको उगा कर देखो, फिर आप रिलीज करोगे एंड कमर्शियलाइज करोगे, यानी अल्टीमेटली आप इसे मार्केट में उतारोगे, जिससे कि न्यू कल्टीवार से आपको बेहतर आउटपुट मिले। कि मार्केट में ऑलरेडी यार गेहूं है, तो हम तुम्हारा गेहूं क्यों खरीदें? क्योंकि हमारा गेहूं है भाई सोने जैसा चमकदार। आपने सुना होगा काफी सारी ऐड में कि हमारा जो गेहूं है सोने जैसा आटा है भाई, इसका गोल्डन कलर के इतने प्यारे प्यारे ग्रेन्स हैं। तो वो भी एक कैरेक्टर हो सकता है जो शायद आपको अपने गेहूं में चाहिए, कि आपको प्रोडक्टिविटी गई ऐसी तैसी गलाने दिख जाए बढ़िया, जिससे लोग खा लें इसको खुश होकर। तो वो भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी चाहिए कि भाई 1 एकड़ में अगर मैं खेती करूं, तो अगर मुझे पहले 10 टन का आउटपुट मिल रहा था, मुझे 12 टन का आउटपुट मिले, तो 2 टन जो मैं एक्स्ट्रा बेचूंगा, उससे चाहे गेहूं पीला हो या फिर गोल्डन हो, डजंट मैटर, वो मेरा बिक जाएगा एंड अल्टीमेटली मुझे उसी से पैदावार का आउटपुट मिल जाएगा। तो वो भी कोई टेंशन नहीं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अगर बेस्ट पेरेंट सिलेक्ट करना है, तो पेरेंट के लिए आपके पास जो भी ऑप्शन है सबको लाइन में खड़ा कर दो, जो भी ऑप्शन है। समझ लीजिए एक प्लांट है, उसके अंदर 10 जीन्स हैं और उस 10 जीन के 3-3 अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, तो 30 को लाइन में खड़ा करो। 10 into 3, 30 को लाइन में खड़ा करो। जिसमें एक भी अलील चेंज है उसको बुलाओ इंटरव्यू के लिए, और देखो कि इनमें से सबसे बेस्ट पेरेंट कौन है हर एस्पेक्ट में। उस बेस्ट पेरेंट को उठा लो एज अ मेल, सिमिलरली बेस्ट पेरेंट को उठा लो एज अ फीमेल।
उनके बीच में भी 100 अलग अलग तरीके से उनके अंदर क्या करा दो, पॉलिनेशन करा दो। उन 100 आउटकम्स में से जो आप बेबीज बनेंगे, जो आप बेसिकली आपकी प्रोजेनी बनेगी, उन 100 आउटकम्स में से भी सबसे बेस्ट वाला निकालो और उस बेस्ट वाले को इनब्रीड कराओ, बार बार इनब्रीड कराओ, जिससे उसमें कैरेक्टर फिक्स हो जाए, राइट। सेम ब्रीड के साथ उसकी क्रॉसिंग कराओ एंड अल्टीमेटली उसे मार्केट में रिलीज करके देखो, उगा करके देखो कुछ सीजन तक कि भाई ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तब आपको पता लगेगा कि आपका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सबसे पहला जो पॉइंट था कि पहले तो सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं सबको लाइन में खड़ा करो। तो प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप, यानी काफी सारे ऐसे जेनेटिक वेरिएशंस हैं जिनको आप क्या बोलते हो, म्यूटेशंस। ये टाइम टू टाइम आते ही रहते हैं आपकी वाइल्ड वैरायटी के अंदर। यानी जो ओरिजिनल वैरायटी थी जिससे आपने स्टार्ट किया होगा कभी उस वैरायटी को उगाना, उस ओरिजिनल वैरायटी के अंदर वक्त के साथ काफी चेंजेस भी तो आए होंगे यार, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं ये वैरायटीज। तो अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, कोई ना कोई चेंजेस तो इनके अंदर आए होंगे। तो प्री एग्जिस्टिंग वैरायटीज होती हैं यहां पर। अब आपको क्या करना है, अब आपको कलेक्शन करनी है एंड प्रिजर्वेशन करना है ऑफ ऑल द वाइल्ड वैरायटीज, स्पीसीज एंड रिलेटिव्स इज अ प्रीरिक्विसाइट फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल जीन्स। यानी अब जो भी म्यूटेशंस आई थी, जो भी वेरिएबिलिटी आई थी ना, एक स्पीसीज है उससे रिलेटेड जो भी स्पीसीज है उन सबको लाइन में खड़ा कर दो कि हमें बेस्ट जो आउटकम है वो चाहिए, कुछ छूट ना जाए। इसे आप क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या है, एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट, जितने भी प्लांट है आपके पास, जो वैरायटी आपको चाहिए उससे रिलेटेड, जितने भी सीड हो सकते हैं उनके, हैविंग ऑल द डाइवर्स अलील्स फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप। जो मैंने आपको बताया था, समझ लो एक प्लांट है उसके अंदर आपके 26 जीन है, ABCDEFG करते करते XYZ तक, और उन जीन्स के भी अलग अलग अलील। समझ लो आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बात करते हैं, समझ लो आपकी बॉडी के अंदर 4 जीन, सिर्फ 4 ही जीन है। वैसे तो आपकी बॉडी के अंदर मोर देन 25,000 जीन्स है, लेकिन समझ लो 4 जीन है। ये 4 जीन कौन कौन से हैं, ये 4 जीन है, एक तो आपका भाई ब्लड का जीन है, एक है आपका स्किन का जीन, एक है आपका हेयर कलर का जीन, और एक है आपका लेट से हाइट का जीन। ये 4 जीन है बस आपके अंदर। अब समझ लो ब्लड का जीन है ये आपका छोटा आई, एक अलील हो गया, एक हो गया IA, एक हो गया IB। तो आप क्या करोगे, जब जर्म प्लाज्म कलेक्शन करोगे ना, प्लांट के अंदर आप इस टर्म का इस्तेमाल करते हो, मैं आपको एनिमल का रेफरेंस लेके बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आप क्या करोगे, इन चारों जीन्स को लोगे और इन चारों जीन्स की जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जितनी भी पॉसिबल हैं, सबको लेकर के आओगे। यानी आप ऐसा इंडिविजुअल लाओगे जिसमें ब्लड के नाम पे I है, जिसमें ब्लड के नाम पे IA है, जिसमें ब्लड के नाम पे IB है। समझ लो स्किन के अंदर भी आपके 3 जीन्स हैं, आपके X, Y और Z। तो आप ऐसी कॉम्बिनेशन लेके आओगे जहां पर आपका स्मॉल x है, जहां पर स्मॉल y है, जहां पर स्मॉल z है। फिर आप ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आओगे जहां पे हेयर में आपके ब्राउन कलर का है, BR लिख देता हूं इसे, जहां पर ब्लैक कलर का है BL लिख देता हूं, और जहां पे रेड कलर के हेयर है R लिख देता हूं। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें BR हो, अलग में BL हो एंड अलग में R। जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं ना, जितनी पॉसिबिलिटीज है, सबको लाओ, लाइन में खड़ा करो, क्योंकि तभी हमें बेस्ट पेरेंट मिल पाएगा। क्योंकि ये है आपकी इंटर पेरेंट कंपटीशन एक प्रकार से, राइट। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना, इस प्रकार से। तो आप अलग अलग स्कूल्स को बुलाते हो इंटर स्कूल्स में, जो भी एक रीजन के अंदर आते हैं। तो यहां पर आपका समझ लो व्हीट में आप करना चाह रहे हो बढ़िया कल्टीवेशन, आप व्हीट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कराना चाह रहे हो, तो व्हीट की जितनी भी रिलेटेड वैरायटीज हैं सबको खड़ा कर दो लाइन में, उनमें से हम बेस्ट चुनेंगे। इसे कहते हैं आप जर्म प्लाज्म कलेक्शन। आप डायरेक्टली प्लांट को भी कंसिडरेशन में ले सकते हो, आपके पास उसके सीड है तो भी आप उसे अकाउंट में ले पाओगे। इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट। अब जो पेरेंट है उनको इवैल्यूएट करो कि क्या ये सच में बेस्ट है। तो टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, आपको जो कैरेक्टर चाहिए वो उन पेरेंट्स में है या नहीं, सुपीरियर है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। यानी आपको बस ये प्रूव करना है कि हाँ हमने जो पेरेंट लिए हैं वो सुपीरियर है, इनके अंदर जेन्युइनली बहुत अच्छे जीन्स प्रेजेंट है। तो सिलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड एंड आर यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। सिलेक्टेड जो प्लांट है उनकी आप कॉपीज बना लेते हो, क्योंकि आपको मल्टीपल प्लांट्स की जरूरत है, आपको मल्टीपल बच्चे भी तो बनाने हैं, और आप हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले प्योर लाइन क्रिएट कर लेते हो। प्योर लाइन क्रिएट कर लेते हो मतलब एक आपने पेरेंट चूज किया, समझ लो व्हीट की वैरायटी, तो आपने व्हीट की वैरायटी की
W1। तो इस W1 मेल को आपने W1 फीमेल के साथ आपने हाई वो कराया, क्रॉस कराया, तो बच्चा भी आपका W1 ही आएगा, जाहिर सी बात है। इसको आपने एक और W1 के साथ ही क्रॉस कराया तो अल्टीमेटली आपका बच्चा यहाँ भी W1 आएगा। इसको आपने एक और W1 के साथ क्रॉस कराया तो बच्चा आपका अल्टीमेटली W1 ही आएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे करते करते ये जो है ये क्या बन जाएगी, आपकी प्योर लाइन बन जाएगी। यहां पर आपके कैरेक्टर्स काफी जनरेशन तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं, सेम ही आपकी ब्रीड के अंदर या सेम ही वैरायटी के अंदर आपका रिप्रोडक्शन हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, तो प्योर लाइन यहां पर बन जाएगी। तो आपने मेल की प्योर लाइन बना ली और फीमेल की भी प्योर लाइन बना ली, क्योंकि आपको प्योर पेरेंट चाहिए, अदरवाइज कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो आपको प्योर पेरेंट चाहिए थे। तो यहां पर देखो एक प्योर पेरेंट है जिसके अंदर लेंथ बहुत अच्छी खासी है। यहां पर आपको ये पता लगे कि लेंथ अच्छी खासी है, लेकिन इसके अंदर कैरेक्टर क्या है, पैची है, इसमें दाने पूरे नहीं है। तो दूसरा आपने फीमेल ऐसा लिया जिसके अंदर दाने आपके पूरे हैं, जिसमें दाने आपके पूरे हैं, बीच में कोई भी गैप नहीं है। अब आप क्या चाहते हो कि आपने इनब्रीडिंग करा के ये मेल सिलेक्ट किया जिसके अंदर हाइट अच्छी है लेकिन दाने पूरे नहीं है, और फीमेल आपने ऐसी सिलेक्ट की इनब्रीडिंग करा के जिसमें दाने पूरे हैं और हाइट अच्छी नहीं है। इससे आपको हाइट का जीन चाहिए और इससे आपको एकदम डेंस दानों का जीन चाहिए। तो आपका जो आउटकम आएगा इसमें दोनों चीजें आपको मिली, लेंथ की लेंथ बढ़ गई और दाने के दाने आपके पैची नहीं आए बल्कि कंडेंस्ड आए। अब इसमें अलग अलग वेरिएशन बन सकती हैं। हो सकता है आपकी लेंथ और अच्छी हो जाए और दाने फिर भी कम रहे, हो सकता है लेंथ भी छोटी हो जाए और दाने भी पैची आ जाए, हो सकता है लेंथ छोटी रहे दाने आपके कंडेंस्ड हो, या फिर आपका जो आउटकम आप देखने को मिल रहे हैं ये भी आपका हो सकता है एक पॉसिबिलिटी के तौर पर। लेकिन जरूरी नहीं है आपको सारे के सारे सुपीरियर आउटकम्स ही मिले, ऐसा नहीं होता। आपको 100 में से 1000 में से एक सुपीरियर आउटकम मिलता है, इसलिए बहुत रॉबस्ट प्रोसेस इसे माना जाता है। तो आप क्या करोगे, आप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करोगे सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में, यानी मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स को कंबाइन करने की कोशिश करोगे। सो डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो है आप इन्हें कंबाइन करोगे फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लांट्स और 2 डिफरेंट पेरेंट्स टू फॉर्म द हाइब्रिड। जैसे कि आपने हाई प्रोटीन क्वालिटी चाहिए एक पेरेंट से और आपने डिजीज रेजिस्टेंट चाहिए दूसरे पेरेंट की क्वालिटी, तो क्या करोगे, जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपकी प्रोटीन की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, प्रोटीन की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी एंड अल्टीमेटली बीमार भी नहीं पड़ेगा प्लांट। आपको ये दोनों कैरेक्टर देखने को मिल गए, हाई प्रोटीन भी देखने को मिला, आपको डिजीज रेजिस्टेंस भी देखने को मिली, आपका जो प्रोजेनी है वो एडवांस है, उसमें दोनों ही कैरेक्टर। ड्रॉबैक क्या है यहां पर, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये आप कलेक्ट करोगे और स्टिग्मा पे डालोगे। तो अल्टीमेटली समझ लो, मैंने आपको कहा था आपको 100 प्रोजेनी बनानी है, लेट से 1000 प्रोजेनी बनानी है, तो आपको 1000 मेल्स के पॉलन बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही बारीकी से उठाने हैं और फीमेल तक पहुंचाने हैं, तभी तो डिजायर्ड कॉम्बिनेशंस बनेंगी। एंड हाइब्रिड में नॉट कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया कि ओनली 1 in a few hundred to 1000 क्रॉसेस शो डिजायरेबल कॉम्बिनेशन, यानी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक जो है आपका 100 में से या एक जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 1000 में से यही आपका सुपीरियर निकलेगा, बचे हुए 99 या 999 कॉम्बिनेशंस आपके डिजायरेबल नहीं होंगे। तो जो 1000 आपने प्रोजेनीज बनाई है इनमें से अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी डिजायरेबल वाली कौन सी है। और एक बार अगर आप डिजायरेबल वाली बना लेते हैं तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप सेम वैरायटी जो बनी है, जो आपकी डिजायर्ड वैरायटी थी उसके साथ बार बार मीटिंग कराएंगे उसकी, जिससे कि इन ब्रीडिंग कराने के बाद आप कैरेक्टर्स को पक्का कर सके। सो आप सिलेक्शन एंड टेस्टिंग कर पाएंगे फिर सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स की। So it is crucial to the success of breeding objective and require careful scientific evaluation of the progeny। अब जो progeny बनी है इसको आप लोग साइंटिफिकली टेस्ट करेंगे कि क्या ये अपने पेरेंट से ज्यादा अच्छी है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो प्रोजेनी है वो सुपीरियर है दोनों पेरेंट से। एक पेरेंट के अंदर सिर्फ प्रोटीन अच्छा था, दूसरे पेरेंट के अंदर सिर्फ डिजीज रेजिस्टेंस अच्छी थी। अब जो सुपीरियर प्रोजेनी बनी है इसमें दोनों ही कैरेक्टर हैं, तो वो दोनों पेरेंट से सुपीरियर चली गई है। तो इसको आप बार बार सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेट क्यों, क्योंकि आपको वेरिएशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आपने जो कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं क्रॉप के अंदर वो वैसे ही रहे। तो आप क्या करोगे, सेल्फ पॉलिनेट कराओगे काफी जनरेशन तक, तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, होमोजाइगोसिटी आ जाएगी। जैसा आपने इनब्रीडिंग कराई थी एनिमल के अंदर, सेम आपने यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन में
करा दिया है, जिससे कि कैरेक्टर सेग्रीगेट ना हो और प्रोजेनी आपकी बहुत अच्छे तरीके से बरकरार रहें। अब आपको टेस्टिंग करनी है एंड रिलीज करना है, कमर्शियलाइजेशन करनी है न्यू कल्टीवार्स की। न्यू कल्टीवार मतलब नया प्रोडक्ट, नया क्रॉप जो कि आप कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इसे न्यू कल्टीवार बोला जाता है। और जो आप करंटली यूज कर रहे हो, करंट गेहूं जो है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम, या करंट राइस जो है आपका ओराइजा सताइवा, इन सबको आप लोग ओल्ड कल्टीवार बोल सकते हैं नए वाले के रिस्पेक्ट में। सो जो न्यूली सिलेक्टेड लाइंस हैं ये इवेल्युएट किए जाते हैं कि क्या इनकी यील्ड अच्छी है पहले वाली से, क्या इनकी क्वालिटी अच्छी है पहली वाली से, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैसा है, क्या ये ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट है। अगर ये सारी चीजें इनमें हैं तो इनको हम लोग नए कल्टीवार के तौर पे अपना सकते हैं। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा? आप इन्हें ग्रो करवाएंगे इन द रिसर्च फील्ड्स इनिशियली एंड इनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेंगे अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। मैन्योर फर्टिलाइजर देकर के देखेंगे कि क्या इनकी ग्रोथ में और सुधार आ सकता है। समझ लो कोई क्रॉप ऑलरेडी बहुत अच्छी है, आपने बहुत बढ़िया क्रॉप तैयार की है, लेकिन फर्टिलाइजर से अगर उसकी इंप्रूवमेंट हो सकती है तो कर दो। इरिगेशन आप लोग पानी देकर के देखेंगे कि इसे ज्यादा पानी की जरूरत है या कम की, एंड बाकी क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी आप लगाएंगे। अलग अलग सिचुएशंस में आप बेसिकली इन्हें रख के देखेंगे रिसर्च फील्ड के अंदर। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप फार्मर फील्ड यानी आप किसानों को दे देंगे ये पर्टिकुलर फसल उगाने को 3 ग्रोइंग सीजन्स के लिए, एंड वो भी अलग अलग लोकेशन के अंदर। कोई साउथ इंडिया में दे दी, कोई ईस्ट इंडिया में दे दी, कोई नॉर्थ इंडिया में दे दी, जिससे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में हम इसकी परफॉर्मेंस देख सकें कि क्या ये साउथ में ज्यादा बढ़िया ग्रो कर पा रही है या फिर नॉर्थ में। एंड अल्टीमेटली आप लोकल क्रॉप कल्टीवार जो बेस्ट आपका मौजूद है, जैसे कि आज के दिन का जो बेस्ट गेहूं है या जो आज के दिन का बेस्ट राइस है, उससे आप इन्हें कंपेयर कर लेंगे कि भाई रेफरेंस कल्टीवार के रिस्पेक्ट में आपका नया कल्टीवार बढ़िया है कि खराब है। बढ़िया निकलता है तो फिर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, कमर्शियलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यार हरित क्रांति की, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ? जैसे कि आपको पूरी स्लाइड ही ग्रीन दिखाई दे रही है आज। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का मतलब था कि इंडिया में एक दौर ऐसा आया जब लोगों के पास खाने को खाना नहीं था, पॉपुलेशन ड्रास्टिकली बढ़ रही थी, लेकिन हमारे पास उसका कोई समाधान नहीं था और हम लोग ठीक तरीके से अपने फूड को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। हम लोग उतना फूड नहीं उगा पा रहे थे कि हम अपने किसानों का पेट भर सके या फिर हम अपने देश के नॉर्मल लोगों का पेट भर सके। तो हमने कुछ नई आइडियोलॉजीज पर काम करना स्टार्ट किया और MS स्वामीनाथन साहब का इसमें बहुत ही बड़ा हाथ था। उन्होंने बेसिकली ये बोला कि हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे, हम लोग ना कि सिर्फ उतना अनाज प्रदान करेंगे लोगों को कि वो अपना पेट भर सके, बल्कि हम लोग इतना अनाज उगाएंगे कि हम लोग बाहर भी एक्सपोर्ट कर सके। और ये बात धीरे धीरे जो है सच भी हुई। एग्रीकल्चर जो है 33% कंट्रीब्यूट करता है इंडियन GDP में, यानी किसान जो है हमारी GDP का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। और भारत में जितने भी लोग हैं इसमें से 62% से भी ज्यादा लोग सिर्फ किसानी करते हैं या फिर खेती का काम करते हैं, एंड अल्टीमेटली खेती से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि किसी का कुछ फर्टिलाइजर से एसोसिएटेड काम हो सकता है। बेसिकली वो अपने खेत में ही काम करना प्रेफर करते हैं, चाहे वो अपने खेतों में मधुमक्खियां पाले यानी कि मक्खी पालन करे, या फिर वो नॉर्मल खेती कर सकते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर, या फिर वो आपकी पोल्ट्री से एसोसिएटेड कोई काम कर सकते हैं, या फिर आपका डेयरी से एसोसिएटेड कोई काम कर सकते हैं, लेकिन खेतों में ही फार्म हाउसेस पर ही उनका गुजर बसर होता है। इन मिड 1960s यानी 1965 के आसपास जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक ने नई नई वैरायटीज बनाना स्टार्ट किया, तो क्या मिली हमें? व्हीट और राइस की हाई यील्डिंग वैरायटीज मिली। ऐसी वैरायटीज मिली जो कि बहुत ही लिमिटेड एरिया के अंदर भी अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी दिखा रही थी। तो इससे क्या हुआ? फूड प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ गया और इसे आपने ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का नाम दिया। इसका मतलब एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा रॉबस्ट शूट दिखाई दिया इंडिया के अंदर, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से उनकी बहुत ही ज्यादा हम लोग प्रोडक्टिविटी करने लगे। और स्पेसिफिकली हमें किस चीज पर फोकस करना था? हमें फोकस करना था स्टेपल क्रॉप्स के अंदर। स्टेपल क्रॉप्स क्या होते हैं? स्टेपल क्रॉप्स वो होते हैं जिसके बिना आपका दिन नहीं चलता। जैसे कि मेरा जो स्टेपल क्रॉप है वो व्हीट है। मेरे इलाके के जितने भी लोग हैं लगभग 90% लोगों का स्टेपल फूड व्हीट है। यहां पर रोटी खाना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, हरियाणा राजस्थान में चावल उतना प्रेफरेबल नहीं है।
लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की साइड जाएंगे, बिहार की साइड जाएंगे, साउदर्न रीजन्स में जाएंगे, तो वहां पर आपको चावल का उपयोग ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि साउदर्न रीजन्स में आपके चावल की इडली बनती है, चावल का डोसा बनता है, देर आर वराइटी ऑफ थिंग्स दैट दे मेक फ्रॉम राइस। तो वहां पर स्टेपल क्रॉप राइस है, वहां पर रोटी प्रेफरेबली बहुत ज्यादा नहीं खाई जाती, लेकिन हमारे यहां पर रोटी खाई जाती है। तो स्टेपल क्रॉप लगभग 3 है आपके, ओके, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कई लोग ज्वार बाजरा भी बहुत ज्यादा प्रेफरेबली खाते हैं, लेकिन सबसे 3 जो स्टेपल क्रॉप अगर मैं बताऊं जिन पे दुनिया टिकी हुई है वो है व्हीट, राइस एंड मेज। ये है तो सब है, ये मेन है। इसके अलावा ज्वार भी है, बाजरा भी है, अलग अलग चीज है, बट वो इनकी तुलना में कम उगाए जाते हैं। अगर आप देखें टाइम 1960s का और इससे 2000 तक का, 1960s में हमने अभी देखा हरित क्रांति आई थी, व्हीट प्रोडक्शन जो थी इन 40 सालों के अंदर 11 मिलियन टन से बढ़ के कितनी हो गई, 75 मिलियन टन हो गई, यानी लगभग 7 टाइम्स इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला व्हीट की प्रोडक्शन के अंदर। जबकि राइस प्रोडक्शन की अगर आप बात करेंगे तो ये प्रोडक्शन जो है 35 मिलियन टन से आपकी 89.5 मिलियन टन हो गई। यानी यहां पर अगर आप एक एनालिसिस लगाएंगे तो लगभग 2.5 गुना आपको यहां पर शूट देखने को मिला, यानी 7 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ी आपकी व्हीट की और लगभग 2.5 गुना प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ी राइस की। और ये क्यों हुआ, क्योंकि सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जो थी व्हीट और राइस की, इनको इंट्रोड्यूस किया गया भारत में एंड अल्टीमेटली इनसे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। तो सेमी ड्वार्फ व्हीट जो था ये आपका डेवलप किया गया था बाय नॉर्मन ई बोरलॉग, और बोरलॉग साहब जो थे पूरे वर्ल्ड के अंदर हरित क्रांति के पिता माने जाते थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते थे, राइट, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते थे। एम एस स्वामीनाथन साहब को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता था इंडिया के अंदर, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग साहब पूरे वर्ल्ड के अंदर इस मुहिम को चला रहे थे। सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट को, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस को ये डेवलप करा रहे थे, especially in some institutes of Mexico. Okay, in 1963 varieties such as Sonalika and Kalyan Sona that are high yield and disease resistant varieties were introduced in India. अब देखो यार, सोनालिका और कल्याण सोना, नाम में क्या है, सोना सोना है, सोना सोना, और सोने जैसा कलर कौन सी क्रॉप का है, व्हीट का है, राइट। तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो, सोना वर्ड इज रिलेटेड टू व्हीट। अब चावल तो पीले हैं तो उनको तुम अच्छा मानोगे नहीं, राइट, लेकिन अगर सोने जैसा कलर है, गोल्डन कलर है व्हीट का, तो उसे तुम बहुत अच्छा मानोगे। तो सोनालिका एंड कल्याण सोना आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स। इसके अलावा अगर आप सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी की बात करें तो IR8 जो है, जिसमें राइस जो है इसके दोनों अल्फाबेट को आप उल्टा कर दीजिएगा, राइस जो है इसमें RICE आता है, यहां पर IR कर दीजिए, इसके इनिशियल अल्फाबेट को उल्टा कर दीजिए। तो IR8 जो है ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस में तैयार किया गया था। एंड इसके अलावा ताइचुंग नेटिव 1 आपका ताइवान में बनाई गई थी। तो ताइवान में ताई वर्ड कॉमन आ रहा है यहां पर, इसको आप नोट कर सकते हो। तो जो आपकी IR8 बनी थी ये IRRI में ही बनी थी। इनिशियल जो IR वर्ड है ये आपके कॉमन है, इनसे आप याद कर सकते हो। बेटर इल्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज आपकी इंडिया में भी तैयार की गई थी, जिनका नाम क्या था, जया और रत्ना, जो कि इंडिया में बनाई गई थी। तो IR8 जो है सेमी ड्वार्फ वैरायटी वो आपको यहां पर दिखाई हुई है। जया रत्ना के जो आपके बेसिकली ग्रेन्स हैं वो आपको राइट में दिखाए हुए। तो सोनालिका और कल्याण सोना किसकी वैरायटीज है, व्हीट की, जबकि जया और रत्ना किसकी है, आपकी राइस की। अगर आप शुगर केन की बात करें तो यहां पर 2 अलग अलग वैरायटीज है आपकी, सेकरम बारबरी। सेकरम बारबरी आपका नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता है, यानी नॉर्दर्न स्टेट्स में उगाया जाता है। इसमें शुगर कंटेंट बहुत ही पुअर है, इसका शुगर कंटेंट बहुत कम है और इसकी ईल्ड भी बहुत कम है। तो सर इसका क्या करें, अब वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जो इसके अलावा ट्रॉपिकल केन्स है जो साउथ इंडिया में उगाए जाते हैं, इसका नाम क्या है, सेकरम ऑफिसिनेरम। तो सेकरम ऑफिसिनेरम क्या है, इसके मोटे मोटे स्टेम है, बहुत मोटा तना है, यानी शुगर ज्यादा स्टोर कर पाएगा, तो हायर शुगर कंटेंट भी है। लेकिन ये बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकता। अब हम क्या करें, साउथ इंडिया में उगने वाले गन्ने जिसकी मोटाई भी अच्छी है, जिसके अंदर शुगर कंटेंट भी अच्छा है, अगर उसको हम लोग नॉर्थ इंडिया में उगाने का प्रयास करें और उगा दें तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया में भी वो गन्ना आ पाएगा और बढ़िया प्रोडक्टिविटी दिखाएगा। तो हमें इन दोनों के कैरेक्टर्स को मिक्स करना है। बारबरी के अंदर क्या है भाई, बारबरी से हमें क्या चाहिए,
बारबरी के अंदर ईल्ड नहीं है, लेकिन बारबरी के अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है जो कि इसको नॉर्दर्न रीजन में ग्रो कराएगा। पोटेंशियल टू ग्रो इन नॉर्थ साइड। और आपका सैकरम ऑफिसिनेरम में क्या है? सैकरम ऑफिसिनेरम में क्या है? इसमें शुगर कंटेंट हाई है, इसका तना मोटा है। तो अगर समझ लो बारबरी से नॉर्थ में उगने की कैपेसिटी मेरे पास आ गई और ऑफिसिनेरम से शुगर का हायर कंटेंट मेरे पास आ गया, तो क्या नॉर्थ में मोटा गन्ना नहीं उग जाएगा? बिल्कुल उग जाएगा। तो जब मैंने बारबरी और ऑफिसिनेरम को क्रॉस कराया तो वैरायटीज जो आई, इसके अंदर हाई ईल्ड है, थिक स्टेम है, हायर शुगर कंटेंट है और एबिलिटी है, जो कि सैकरम बारबरी से आई टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में आजकल गन्ने का जूस बहुत मिलता है। क्यों? ये सब साउथ के सैकरम ऑफिसिनेरम की ही देन है, अदरवाइज आप लोग ऐसा नहीं कर पाते, राइट। मिलेट्स की अगर हम बात करें तो आपके गेहूं और राइस के अलावा हाइब्रिड मेज, ज्वार, बाजरा को भी उगाया जाता है, डेवलप किया जाता है इंडिया। हालांकि इंडिया के अंदर ये उतनी ज्यादा नहीं खाए जाते। बाजरा जो है ये आपका यहाँ कॉमन है, हरियाणा राजस्थान में कॉमन है। मक्का अगर आप देखेंगे, मक्के की रोटी ऑब्वियसली आपने काफी बार सुना होगा, पंजाब में ज्यादा कॉमन है। लेकिन हर स्टेट में सारी चीजें नहीं खाई जाती, जबकि गेहूं और चावल ऐसी चीजें हैं जो हर स्टेट में ही खाई जाती है। तो इनकी प्रोडक्शन कम है गेहूं और चावल के कंपैरिजन में, लेकिन हाँ इनके कंपैरिजन में ठीक है, मतलब उगाए जाते हैं। सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे मेज इनमें से सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो हाइब्रिड ब्रीडिंग हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटीज रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। ये कम पानी में भी उग सकते हैं, आपका ज्वार भी, आपका बाजरा भी एंड आपका मक्का भी, यानी आपका मेज भी। तो इनकी भी इंप्रूव्ड वैरायटीज हमने देखी। अब क्या है? प्लांट ब्रीडिंग आप कर सकते हैं डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, यानी समझ लो कोई आपने ब्रीड बनाई या आपने कोई वैरायटी बनाई जो कि आप डिजीज से बचने के लिए मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। आप उनके जीन्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, एज वेल एज आप लोग अलग अलग तरकीबें यहां पर देख सकते हैं कि फंगस, बैक्टीरिया और वायरल पैथोजन जो है ये आपके प्लांट में काफी सारी बीमारियां कॉज करते हैं, और इन बीमारियों की वजह से 20 से 30% या फिर काफी बार पूरा टोटल लॉस भी हो जाता है। यानी अलग अलग इंसेक्ट वगैरह और आपके बैक्टीरिया, फंगस काफी बार पूरी की पूरी फसल को सड़ा देते हैं डिजीज कंडीशन में। तो आपके इंसेक्ट जो है या बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये तब भी अटैक कर सकते हैं फसल के ऊपर जब फसल स्टोर्ड हो, और आपकी बीमारी तब भी हो सकती है जब फसल उग रही हो, यानी जब आपने फसल को कल्टीवेट किया है उस पर्टिकुलर टाइम पर भी। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो उगते हुए टाइम जो है आपको देखने को मिली, उगते हुए टाइम यहां पर बीमारी हो रही है। उगते हुए टाइम पर ही बीमारी हुई तो बनी ही नहीं फसल। काफी बार तो स्टोरेज के चक्कर में दिक्कत आएगी, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर उगते टाइम ही दिक्कत आ गई, तो फसल आपकी बनी ही नहीं। तो ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवार्स रेजिस्टेंट टू डिजीजेस एनहांसेस फूड प्रोडक्शन, यानी अगर आप क्रॉप को बचा लेते हो डिजीज से, तो ये उगकर कुछ तो अनाज देंगी ना, कुछ तो फल देंगी, कुछ तो सब्जियां देंगी। तो क्या है, आपको ऐसी वैरायटीज अपनानी है। दूसरा, अगर आप इनको मॉडिफाई कर देते हैं तो आपको फंगीसाइड्स और बैक्टीरियोसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंगीसाइड मतलब जो फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं, रिटार्ड करते हैं, और बैक्टीरियोसाइड मतलब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं और रिटार्ड करते हैं। अगर आपने एक प्लांट के अंदर ही वो कैरेक्टर ला दिया है कि उस पर बैक्टीरिया, फंगस अटैक ना करे, तो आपको एडिशनल केमिकल छिड़कने की जरूरत नहीं है, तो आपका खर्चा भी बचेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ब्रीडिंग से पहले ये पता होना चाहिए कि एक बीमारी कौन कॉज कर रहा है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये किस हिसाब से आपका बीमारी को कॉज करता है। क्या ये पत्ते पर अटैक करता है, क्या ये स्टेम पर अटैक करता है, क्या ये फ्रूट पर अटैक करता है, क्या ये फ्लावर पर अटैक करता है, या फिर ये किसी और पैथोजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर घूमता है जो कि सब्जियों की ग्रोथ को खराब करती है। ये सारी चीजें आपको नोट करनी। जैसे फंगस से रिलेटेड काफी सारी बीमारियां होती हैं, आपने रस्ट सुना होगा। तो जैसे ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो इट इज ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, राइट। लेट मी टेक अ लेजर पॉइंटर। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट आप यहां पर देख सकते हैं, जो हरी पत्ती है व्हीट की, इसके ऊपर ब्राउन रस्ट लग गया है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कोलेटोट्राइकम वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो शुगर केन है, इसके बीच में आपका रेड रॉट हो चुका है, यानी पूरा गन्ना लाल हो चुका है। लोग इसको खाना प्रेफर नहीं करते, बीमारी है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो के अंदर देखो पोटैटो की हालत कैसी हो चुकी है, आपका पोटैटो एकदम सड़ चुका है। तो अल्टीमेटली इससे हमें कोई भी
फल, कोई भी चीज नहीं मिलेगी। बैक्टीरिया की अगर आप बात करें तो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, यहां पर अगर आप क्रूसीफर देखेंगे तो ब्लैक रॉट इसके ऊपर आ चुका है एंड अल्टीमेटली आप इसकी हालत बिगड़ी हुई देख सकते हैं। वायरस की अगर आप बात करेंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस जो टोबैको के अंदर मोज़ेक डिजीज कॉज करता है। टर्निप मोज़ेक वायरस जो आपका टर्निप के अंदर यानी शलगम के अंदर और गोभी वगैरह के अंदर क्या करता है, बीमारी कॉज करता है। तो ये बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, इनसे आपको बचाना है अपने प्लांट को, तभी आप लोग ठीक तरीके से प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दे पाएंगे। तो अगर आपको बीमारी से बचाना है अपने प्लांट को तो आप कैसे बचाएंगे? सबसे पहले तो जो टेक्निक हो सकती है वो हो सकती है आपकी कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक, यानी नॉर्मल जैसे आपने प्लांट की ब्रीडिंग कराई थी ना कि सबसे बेस्ट पेरेंट सिलेक्ट करो, उसके बाद उन पेरेंट्स को क्रॉस कराओ, देन जो बच्चा आया है उसको सिलेक्ट करो कि वो माँ बाप से सुपीरियर है कि नहीं, एंड अल्टीमेटली आप उसको इनब्रीड करा के उसके अंदर कैरेक्टर्स फिक्स कर दो और उसे उगाना स्टार्ट कर दो रिसर्च फील्ड में पहले और उसके बाद फार्मर्स फील्ड के अंदर। ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक है जो कि हम पढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसे हमने बोला था। लेकिन एक हो सकता है म्यूटेशन ब्रीडिंग, जिस पर क्वेश्चन आता है नीट में, मूंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है लास्ट ईयर ही, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग और म्यूटेशन ब्रीडिंग से हम लोग किस हिसाब से कर सकते हैं अपनी क्रॉप का बचाव, ये हम देखते हैं। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या हुआ, सबसे पहले जर्मप्लाज्म कलेक्ट करो फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेस, यानी कि जो भी आपको लगता है प्लांट जो कि एक पर्टिकुलर पैथोजन से रेजिस्टेंट है, उन सब प्लांट्स को लाइन में खड़ा करो। उनमें से देखो बेस्ट रेजिस्टेंट कौन है, तो सिलेक्टेड पेरेंट को आप क्या करो, पहले पेरेंट सिलेक्ट करो फिर हाइब्रिडाइज करा दो, जो बेस्ट पेरेंट थे उनको क्रॉस करा दो। अब क्या करो, जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उनको सिलेक्ट करो, इवेल्युएट करो कि हाँ भाई इनमें से सबसे बेस्ट हाइब्रिड कौन है, और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करो रिसर्च फील्ड में, और उसके बाद इसकी टेस्टिंग करो फार्मर्स फील्ड में, और नए जो वैरायटीज बनी है इनको आप लोग फिर उगा सकते हो, कमर्शियलाइज कर सकते हो, बेच सकते हो। तो ये तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक है जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर आपको इस टेबल पे ध्यान देना है, विच इज टेबल 9.1, which is table 9.1 of this specific chapter. ओके तो आपको यहां पर क्या पढ़ना है, आपको यहां पर पढ़ना है कि क्रॉप जो है उसकी कौन कौन सी वैरायटीज है और कौन कौन सी डिजीज से ये रेजिस्टेंट हो चुके हैं। जैसे वीट जो है, वीट आपकी वैरायटी कौन सी कैरी कर रहा है, हिमगिरी, और इस हिमगिरी की अच्छी बात क्या है कि लीफ एंड स्टाइप रस्ट और हिल बंट से ये रेजिस्टेंट है। अब हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़, अब हिल का मतलब पहाड़ है, और पहाड़ पे क्या होगा, बर्फ गिरेगी, आइस गिरेगी, और आइस को आप लोग हिंदी में क्या कहते हो, आइस को आप लोग कहते हो हिम। तो हिमगिरी जो है इसकी बात हो रही है। हिल बंट आपका किस में होगा, हिमगिरी में होगा। और लीफ एंड स्टाइप रस्ट अभी आपने देखा था, ब्राउन रस्ट मैंने लास्ट डायग्राम आपको दिखाया था, ब्राउन रस्ट ऑफ लीफ ऑफ व्हीट, तो वो जो ब्राउन रस्ट है लीफ एंड स्टाइप रस्ट उसे कहा जाता है, जो कि आपका हिमगिरी वैरायटी में होता था। अब इसको कंट्रोल कर लिया गया है कन्वेंशनल ब्रीडिंग से। ब्रेसिका जो है इसकी वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, जिसको आप लोग करण राई भी बोलते हैं। अब राई कैसी होती है, राई आपकी ब्लैक कलर की होती है, राई के दाने ब्लैक कलर के होते हैं, तो ब्लैक पे बीमारी कैसी होगी, व्हाइट कलर की होगी। अगर आपका ब्लैक कलर का राई है, राइट, अगर आपकी ब्लैक कलर की राई है तो उसमें बीमारी आपकी अलग से किस कलर की दिखेगी, ब्लैक कलर की होगी, तो बीमारी दिखेगी नहीं। तो इसके अंदर बीमारी किस कलर की होनी चाहिए, इसके अंदर बीमारी होनी चाहिए व्हाइट कलर की डिजीज, राइट। सो इस ब्लैक कलर की राई में डिजीज कैसी है, आपकी व्हाइट कलर की है, जिसे आप व्हाइट रस्ट बोल देते हैं, राइट, जिसे आप व्हाइट रस्ट बोल देते हैं। अगला देखो कलीफ्लावर, यानी अगर आप बात करें गोभी की तो पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल केवन। अब स्नोबॉल जैसे दिखती है कलीफ्लावर आपकी, राइट, स्नोबॉल मतलब आपकी बर्फ की बॉल, तो एक तो गोल होती है तो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है और ऊपर से बीच में सफेद होती है, हरे हरे टुंडे रहते हैं चारों साइड, तो स्नोबॉल जैसी इसकी शक्ल रहती है। अब सफेद कलर की गोभी है तो बीमारी किस कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी, तो ब्लैक रॉट नाम की बीमारी होगी। इसका उल्टा है, करण राई का उल्टा है, तो करण राई, राई काले कलर की, बीमारी व्हाइट कलर की, व्हाइट रस्ट, और यहां पर स्नोबॉल व्हाइट कलर की, तो ब्लैक रॉट नाम की बीमारी होगी। कर्ल ब्लाइट, ब्लैक रॉट, तो दोनों बीमारियों में ब्लैक है, याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ब्लैक रॉट जहां भी आएगी बीमारी आपकी हो जाएगी कलीफ्लावर से रिलेटेड। काओपी का नाम है पूसा कोमल, तो यहां पर एक ट्रिक है, बीबी की काव कोमल, बीबी ने एक काव पाली है जो कि कोमल है, तो बीबी का मतलब क्या हो गया,
वुअन बाम नहीं है भाई, ये है बैक्टीरियल ब्लाइट। ओके, बीबी से याद करो बैक्टीरियल ब्लाइट किसके अंदर है ये डिजीज, काउपी के अंदर, और कौन सी वैरायटी के अंदर, पूसा कोमल के अंदर। एक ही बार में सारी चीजें याद हो गई। चिल्ली जो है एक बार खा के देखो भाई, ग्रीन चिल्ली, सदाबहार हो जाओगे बढ़िया। तो सदाबहार वैरायटी के अंदर चिल्ली मोज़ेक वायरस, नाम में ही चिल्ली है। टोबैको मोज़ेक वायरस भी यहां पर आपका आ सकता है, एंड अल्टीमेटली लीफ कर्ल भी यहां पर हो सकता है। इन बीमारियों से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी जा सकती है। तो चिल्ली से सदाबहार याद हो जाएगा, काउपी, बीबी की काव कोमल, बी का मतलब है यहां पर बैक्टीरियल, दूसरे बी का मतलब है ब्लाइट। तो बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज का नाम है, काव मतलब काउपी, और कोमल का मतलब है पूसा कोमल। कलीफ्लावर, स्नोबॉल केवन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभरा यहां पर इंपॉर्टेंट है। स्नोबॉल व्हाइट कलर की होती है, तो ब्लैक कलर की डिजीज होगी ब्लैक रॉट। ब्रासिका, पूसा स्वर्णिम यानी करण राई, राई ब्लैक कलर की होती है, तो बीमारी व्हाइट कलर की होगी व्हाइट रस्ट। वीट के अंदर मैंने आपको बीमारी दिखा दी लास्ट टू लास्ट डायग्राम में, लीफ के ऊपर आपका ब्राउन रस्ट आ जाता है, तो लीफ एंड टाइप रस्ट। और भाई हिमगिरी वैरायटी है, तो हिल के ऊपर ही हिम गिरेगी। यहां पर देखो मैंने आपको लास्ट में दिखाया था, यहां पर ये ब्राउन रस्ट ऑफ वीट है ना, इसी की बात हो रही है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। यहां पर ये आपको क्या बोल दिया गया है, लीफ एंड स्टाइप रस्ट बोल दिया गया है। ओके, अब देखो, conventional breeding is often constrained by availability of limited number of disease resistance gene present in various crop varieties। अब जरूरी नहीं कि हर क्रॉप के लिए आपको रेजिस्टेंट वैरायटी मिली जाए। हमने कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या बोला कि जो भी वैरायटी रेजिस्टेंट है उसको लाइन में खड़ा करो, उससे बेस्ट पेरेंट सिलेक्ट करो। लेकिन समझ लीजिए कोई बीमारी काफी नई है, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसके खिलाफ हमारे पास कोई रेजिस्टेंट वैरायटी है ही नहीं, तब क्या करोगे, तब तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड फेल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, inducing mutations in plant and screening the plant material for resistant lead to desirable genes being identified। यानी अगर आप प्लांट के अंदर म्यूटेशंस लाते हो तो आप उन स्पेसिफिक जीन्स को ट्रैक कर सकते हो जो सच में रेजिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जिन भी प्लांट में डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे ये आपके ब्रीडिंग में फिर इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। यानी आपको उन जीन्स की खोज करनी है जो सच में आपको बीमारी से बचा सकते हैं। तो आपको एक बार उन जीन्स का पता लग गया तो उनमें आप म्यूटेशन करा सकते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अदर ब्रीडिंग मेथड क्या है, दे आर द सिलेक्शन अमंग्स द सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। यानी आप क्या करेंगे, सोमा क्लोन बनाएंगे। सोमा क्लोन का मतलब क्या होता है, सोमा का मतलब होता है सोमैटिक, यानी आपने कोई भी जनरल प्लांट का एक सेल लिया और उसको क्लोन करा दिया, क्लोनिंग करा दी। क्लोनिंग का मतलब एक जो सेल था उससे आपने काफी सारे प्लांट बनाए, मतलब सोमैटिक सेल से आपने काफी सारे प्लांट बनाए, तो सारे प्लांट सेम थे लेकिन अब आपने उनमें वेरिएशन इंड्यूस करानी स्टार्ट कर दिया। समझ लीजिए एक जो प्लांट था इसके अंदर 7 जीन्स थे। ओके, तो हर सोमा क्लोन के अंदर 7 जीन्स ही होंगे और एकदम सेम होंगे, बिकॉज दे आर क्लोन्स, तो दे आर सेम, राइट। अब इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आपने पहले जीन को पहले म्यूटेट कर दिया और देखा क्या ये डिजीज रेजिस्टेंट हुआ है, फिर आपने दूसरे वाले को म्यूटेट कर दिया, फिर आपने तीसरे वाले को म्यूटेट कर दिया, चौथे वाले को म्यूटेट कर दिया, पांचवें वाले को म्यूटेट कर दिया, एंड सो ऑन। आप लोग ऐसे चेक कर रहे हो कि कौन से जीन की म्यूटेशन अच्छी हो पा रही है डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। तो सोमा क्लोनल वेरिएंट तैयार करके आपको जीन का पता लग जाएगा कि कौन से जीन है जो कि डिजीज रेजिस्टेंस देते हैं। तो जीन आइडेंटिफिकेशन में सोमा क्लोनल वेरिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी बायोटेक। तो बायोटेक हम लोग पढ़ ही चुके हैं। बायोटेक के अंदर हम लोग अपने पसंदीदा जीन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं प्लांट के अंदर। अगर हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंस का जीन है तो हम डायरेक्टली उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। जैसे कॉटन के हम लोग अंदर क्या कर रहे थे, बीटी जीन को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, राइट, क्राई जीन्स को इंट्रोड्यूस करा रहे थे बेसिकली। तो क्राई जीन्स जो थे ये आपके क्या कर रहे थे, बीटी कॉटन बना पा रहे थे, यानी अब कॉटन को कोई बीमारी नहीं होती है। ओके, कॉटन बॉलवॉर्म अब उसको हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग में आपने क्या किया, म्यूटेशन क्या होता है बेसिकली, म्यूटेशन क्या है, आपके चेंजेस है, जेनेटिक वेरिएशंस है। तो आपने क्या किया, जो डीएनए का सीक्वेंस था ना, इस डीएनए के सीक्वेंस को आपने चेंज कर दिया जिससे कि एक नया कैरेक्टर या नया ट्रेट आपको देखने को मिले। क्योंकि आपको पता है सब कुछ आपके जेनेटिक मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। अगर आपका जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस है ATGC 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 तो अलग प्रोटीन बनेगा, अगर वो है GATC 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 तो अलग प्रोटीन बनेगा, राइट। तो आप यहां पर क्या करते हो, चीजों को म्यूटेट करने की कोशिश करते हो और देखते हो कि यार इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग में आप क्या करते हो,
इट इज द ब्रीडिंग बाय म्यूटेशन यूजिंग केमिकल्स और रेडिएशन। आप लोग केमिकल्स का, जिनको आप बेसिकली म्यूटाजेंस कहते हैं क्योंकि वो म्यूटेशन जनरेट कर पा रहे हैं, या रेडिएशंस का जैसे कि गामा रेडिएशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग देखते हैं कि प्लांट जो है उसके अंदर कोई सुटेबल कैरेक्टर आया या नहीं। जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस, अगर आ गई है डिजीज रेजिस्टेंस तो उस प्लांट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मूंग बीन के अंदर आप लोग येलो मोज़ेक वायरस के प्रति या पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंस ला सकते हैं म्यूटेशन से। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। क्या पूछा गया था कि आपकी मूंग बीन के अंदर येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंस आई थी, कौन से प्रोसेस से? द आंसर वाज म्यूटेशन ब्रीडिंग। एम फॉर म्यूटेशन, एम फॉर म्यूटेशन ब्रीडिंग, एम फॉर मूंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग से सारे जलवे बिखेरे गए थे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो और भी काफी वैरायटीज के अंदर म्यूटेशन करी गई थी। तो मैनी वाइल्ड स्पीसीज हैव डिजीज रेजिस्टेंस बट ओनली वेरी लो ईल्ड। अब काफी वैरायटीज ऐसी हैं जो बीमारी से तो प्रतिरोधक क्षमता है इनके पास, लेकिन ईल्ड अच्छी नहीं है, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो रेजिस्टेंस जीन्स जो हैं ये हाई ईल्डिंग वैरायटीज में डाल दिए जाते हैं। यानी जो लो प्रोडक्टिविटी वाली वैरायटी है उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस जीन है, और दूसरी वैरायटी है जिसमें ईल्ड बहुत अच्छी है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है। इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो एक का प्रोडक्टिविटी वाला कैरेक्टर आ जाता है हमारे पास, दूसरे का रेजिस्टेंस वाला कैरेक्टर आ जाता है। तो बढ़िया हमारे पास एक मोल्ड बन जाता है। तो रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस जो कि भिंडी में होता है, जिसको आप बोलते हो एबेलमोस्टस एस्कुलेंटस, ये आपका वाइल्ड स्पीसीज से लिया जाता है। यानी रेजिस्टेंस का जीन आपका एबेलमोस्टस से आ चुका, एंड अल्टीमेटली आपने एक नई वैरायटी बना दी जिसका नाम है परभानी क्रांति। और परभानी क्रांति में क्या है? यील्ड तो बहुत अच्छी है, और इससे आपने क्या किया? रेजिस्टेंस का जीन भी ले लिया। जैसे ये है आपका एबेलमोस्टस, तो बढ़िया यहां पे डिजीज रेजिस्टेंस देखने को मिली, लेकिन प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन परभानी क्रांति जब आप लाए तो भिंडी भिंडी उगी हुई है। ओके, तो यहां पर प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई, डिजीज रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो आप क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो रेजिस्टेंस जीन की बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टारगेट एंड द सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन। यानी आप दो प्लांट को सिलेक्ट करते हो, एक में रेजिस्टेंस है लो ईल्ड, एक में रेजिस्टेंस नहीं है हाई ईल्ड। इन दोनों का आपने कंबाइन कराया, आपका जो प्रोजेनी बनी उसमें रेजिस्टेंस भी अच्छी थी, ईल्ड भी अच्छी थी, तो उसको आप लोग सिलेक्ट करते हो, इनब्रीडिंग कराते हो उसकी, एंड अल्टीमेटली उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेते हो और उगाना स्टार्ट कर देते हो। ओके, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि अभी तक हमने बैक्टीरिया की बात की, वायरस की बात की, राइट, हमने फंगस की बात की कि काफी सारे डिजीजेस ये कॉज कर रहे थे प्लांट के अंदर, लेकिन इंसेक्ट की बात अभी तक नहीं की थी। तो इंसेक्ट और पेस्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है खेल, वो हम जानते हैं। So insect resistance in host crop plant is due to morphological, biochemical और physiological characteristics। यानी एक प्लांट की काफी सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। एक तो बायोकेमिकल कैरेक्टर कि प्लांट अपने अंदर कोई ऐसा केमिकल स्टोर करके बैठा है जिसको इंसेक्ट खाना ही पसंद नहीं करता, या फिर मॉर्फोलॉजिकल, भाई कांटे लगा रखे मैंने अपने ऊपर, आओ ले लो मजे, कांटे चुबा दूंगा तब की तब। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब अगर मेरी फिजियोलॉजी को मैं मॉडिफाई कर लूं तो मैं रेजिस्टेंट बहुत अच्छा तगड़ा हो पाऊंगा। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि काफी सारे प्लांट हैं जिनमें हेयरी लीफ होते हैं, उनके लीफ इतने हेयरी हैं कि उनको कोई खाना प्रेफर नहीं करता, उनके मुंह में बाल आ जाते हैं छोटे छोटे, राइट। तो यहां पे क्या है, तो जो आपके जैसिड हैं ये कॉटन के ऊपर नहीं बैठते, एंड सीरियल लीफ बीटल जो है ये वीट के ऊपर नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि वीट के ऊपर देखो आपकी बाल लगे रहते हैं बहुत ज्यादा, राइट। इस प्रकार का आपको ओरिएंटेशन देखने को मिलता है वीट के अंदर। तो इसे खाना ज्यादातर इंसेक्ट पसंद नहीं करते। कॉटन के अंदर भी आपकी हेयरी आपके लीव्स होते हैं, उसे भी कोई खाना पसंद नहीं करता। सॉलिड स्टेम इन वीट, अगर भाई स्टेम के अंदर जूस ही नहीं होगा तो कोई इंसेक्ट क्यों आएगा? वो खाने भी नहीं तो आया है। सॉलिड स्टेम करके बैठ जाओ तो अल्टीमेटली जो सॉफ्ट फ्लाई है ये नहीं आपको खा पाएगी, क्योंकि ये जूस पीने आई थी, जूस तो है नहीं, गन्ने वन्ने सूख चुके हैं, एंड अल्टीमेटली सॉलिड स्टेम हो चुकी है वीट की, तो अंदर कोई जूस नहीं मिलेगा, कोई नेक्टर नहीं मिलेगा। स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन, वही बात है। अब आगे आपने नेक्टर अपने फ्रूट के अंदर लेस कर दिया है तो क्या होगा? बॉल वॉर्म्स अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। जो कॉटन बॉल वॉर्म्स हैं, जो कॉटन की ऐसी तैसी कर देते हैं, पूरी की पूरी
ईल्ड की, वो बॉल वॉर्म्स अगर पहुंचेंगे ही नहीं, अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, तो मजा ही मजा है। हाई एस्पार्टिक एसिड कंटेंट, लो नाइट्रोजन कंटेंट एंड लो शुगर कंटेंट इन मेज। अगर एसिडिक कंटेंट ज्यादा है और नाइट्रोजन शुगर जिसको एक्सेप्ट करने के लिए इंसेक्ट आते हैं, तो मेज स्टेम बोरर इन सब चीजों की वजह से नहीं आ पाएंगे, राइट। तो एस्पार्टिक एसिड हाई होना चाहिए और नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट लो होना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको रेजिस्टेंट बनाती हैं। तो ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप। यहां पर भी आपको सेम करना है कि सबसे पहले जो है आप रेजिस्टेंट जीन्स को पकड़ो जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर जर्म प्लाज्म कलेक्शन करो, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है सबको आगे खड़ा कर दो लाइन में, एंड उसके बाद जो है सिलेक्शन करो बढ़िया पेरेंट्स का, उनको क्रॉस कराओ, फिर इनब्रीडिंग कराओ जो भी आपकी टॉप वैरायटी आई है उसकी, एंड उसे मार्केट में लॉन्च कर दो। Second table is also very important. This is NCERT table number 9.2 of 12th class. क्या बोला गया है यहां पर कि आपने इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट कौन कौन सी स्पीसीज तैयार कर ली है। तो जो आपकी ब्रेसिका है, रेपसीड मस्टर्ड, इसमें पूसा गौरव नाम की एक वैरायटी है जो एफिड से प्रोटेक्ट करती है आपके प्लांट को। फ्लैट बीन जो है, अब फ्लैट बीन को सेम भी बोलते हैं आप लोग, तो यहां पर पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 है, ओके, जो आपके एसिड, एफिड और फ्रूट बोरर से बचाती है। ओकरा यानी भिंडी, तो भिंडी जो है ये पूसा सवानी और पूसा A4 है, इसकी वैरायटी जो कि शूट और फ्रूट बोरर से बचाती है। तो अल्टीमेटली आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। यहां से एक ट्यूबुलर फॉर्म में क्वेश्चन जरूर आता है। ट्यूबुलर फॉर्म मतलब आपको डेटा दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि क्या ये सही है या नहीं। तो आपको शूट एंड फ्रूट बोरर की जगह हो सकता है यहां पर आपको एफिड लिखकर दे दिया जाए कि ओकरा से, मतलब ओकरा के अंदर एफिड से बचाता है कि नहीं आपको प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, तो आपको बोलना है नहीं बचाता, शूट एंड फ्रूट बोरर से बचाता है पूसा सवानी और पूसा A4 को। सो दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है। करना क्या है आपको, टेबल नंबर 9.2 ट्रिक बाय ओजोन क्लासेस, ये सर्च करो, ट्रिक बाय ओजोन क्लासेस, ये सर्च करो, एक ट्रिक आ जाएगी बहुत ही बेहतर तरीके से, उसको 5 मिनट के अंदर 2x पे देखो और अपनी एनसीईआरटी के अंदर सप्लीमेंट कर दो, दैट्स इट, ओके। या फिर इस पे अलग से भी वीडियो बना देंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि याद करने की चीज है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी, लगभग 840 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो है इनके पास एडिक्वेट फूड नहीं है, यानी ये भूखमरी के शिकार है। एंड लगभग 3 बिलियन पीपल, यानी हमारी पॉपुलेशन अभी चल रही है 7.7 टू 7.8 बिलियन, यानी लगभग हर दूसरा व्यक्ति, अगर हम एक रफ डेटा लें तो आपका ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से सफर कर रहा है। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब हिडन हंगर से, हिडन हंगर मतलब ऐसी भूख जो दिखती नहीं है कि आप रोटी तो खा रहे हो, तीनों टाइम खा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप भूखे नहीं हो, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर, आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे, आप मीट नहीं खा रहे, आप एग नहीं खा रहे, आप दूध नहीं पी रहे, आप दालें नहीं खा रहे, आप विटामिन नहीं खा रहे, आप फ्रूट नहीं खा रहे, आप वेजिटेबल नहीं खा रहे, आप सिर्फ रोटी खा ले रहे हैं, अचार खा ले रहे हैं, लेकिन उससे आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। तो एक ऐसी भूख होती है जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन उससे काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस का आपको सामना करना पड़ता है, जिसे आप हिडन हंगर बोलते हो, क्योंकि आप लोग खा रहे हो तो आपको पता नहीं लग रहा कि आप भूखे हो, लेकिन अंदर से आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, हर चीज की जरूरत है, लेकिन आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजें ही मिल रही हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की, फैट्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिस वजह से बायोफोर्टिफिकेशन का एक कंसेप्ट जो है अपनाया गया। बायोफोर्टिफिकेशन मतलब बायोलॉजी का इस्तेमाल करके, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम लोग फोर्टिफाई कर देंगे फूड को। फोर्टिफिकेशन का मतलब उसके अंदर एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, इन सब की क्वांटिटी ऐड करना। सो ऐसी क्रॉप्स को हम लोग ब्रीड करना स्टार्ट करें जिसमें हायर विटामिन हो, हायर मिनरल्स हो, हायर प्रोटीन हो, हायर फैट हो, जिससे कि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो। क्योंकि वो बेसिक अपना स्टेपल फूड तो खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, मक्का खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, जिससे उनको कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिल जाता है, लेकिन बाकी चीजें उनके पास नहीं रहती। तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या चाहिए आपको, प्रोटीन की कंटेंट को इंप्रूव करना है और क्वालिटी को इंप्रूव करना है, ऑयल अच्छा खासा देना है, विटामिन अच्छा खासा देना है, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट देने हैं, यानी कि मिनरल कंटेंट आपको अच्छा खासा रखना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि आपका आयरन हो गया, ये सारी चीजें। तो इन 4 चीजों पर आपको काम करना रहता है। कार्बोहाइड्रेट तो आपको मिल रहा है, तो खाने में क्या नहीं मिल रहा, प्रोटीन और फैट नहीं मिल रहे। फैट यानी कि आपका ऑयल हो गया, यहां पर फैट लिख सकता हूं, प्रोटीन और फैट नहीं मिला,
और आपके विटामिन एंड मिनरल नहीं मिले, यानी इस पूरे के पूरे एनसीईआरटी के पैराग्राफ को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूं तो आपका बायोफोर्टिफिकेशन का प्रिंसिपल क्या है कि आपको प्रोटीन और फैट इंक्रीज करने हैं, इसके अलावा आपको विटामिन एंड मिनरल ऐड करने हैं। दैट्स इट। ये 4 शब्द और आपका पूरा का पूरा टॉपिक खलास। सिर्फ ये 4 शब्द, इनके अलावा और कुछ भी नहीं। राइट? तो इसके लिए किया क्या गया, इन 2000 जो मेज हाइब्रिड्स हैं that had twice the amount of amino acid, lysine and tryptophan compared to the existing maize hybrid were developed। यानी ऐसा मेज तैयार किया गया, ऐसा मक्का तैयार किया गया जिनमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की क्वांटिटी डबल थी, यानी अमीनो एसिड डबल तो प्रोटीन कंटेंट भी आपका बढ़ेगा, जैसे कि विवेक हाइब्रिड 9 और क्यूपीएम वर्जन ऑफ विवेक हाइब्रिड 9। तो विवेक हाइब्रिड 9 का नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आपको याद करना है। ओके, यहां पर भी आप लोग लिख सकते हो इस वैरायटी में। व्हीट वैरायटी जो है एटलस 66, इसमें क्या हुआ, आपका हाई प्रोटीन कंटेंट भी था, जो कि आपका यूज किया जाता था एज अ डोनर फॉर इंप्रूविंग द कल्टीवेटेड व्हीट। यानी कि आपका जो व्हीट है उसके अंदर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट तो अच्छा है ही, लेकिन प्रोटीन जो है ग्लूटेन प्रोटीन वो काफी कम है। तो यहां पर आपके प्रोटीन कंटेंट को भी बढ़ाया गया कि कोई अगर सिर्फ रोटी भी खाता है तो उसके कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन की पूर्ति भी हो जाए। It has been developed as iron fortified rice variety containing over 5 times as much iron as in commonly consumed variety। यानी राइस की जो वैरायटी आई उसमें 5 गुना ज्यादा आयरन था, यानी कि जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट था ये यहां पर बढ़ा दिया गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो था ये यहां पर इंक्रीज कर दिया गया राइस के अंदर। तो व्हीट के अंदर प्रोटीन बढ़ाया, राइस के अंदर आयरन बढ़ाया और आपका मेज के अंदर भी प्रोटीन बढ़ाया, और इसके अलावा काफी सारे ऐसे क्रॉप थे जिनके अंदर विटामिन मिनरल की क्वांटिटी बढ़ाई गई, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI नई दिल्ली ने काफी सारे वेजिटेबल क्रॉप्स को भी बनाया है जिसमें इंप्रूव्ड आपको चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि विटामिन ए है आपका किसके अंदर, कैरेट के अंदर, स्पिनच के अंदर, पंपकिन के अंदर। यानी अगर आप कद्दू खाओगे, स्पिनच खाओगे, कैरेट खाओगे तो कैरेट के अंदर वैसे भी कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। और विटामिन ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू आईज, क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो आपको क्या हो जाता है, आपको आंखों से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो आपको ये कैरेट, स्पिनच, पंपकिन खानी है, इससे आपको आंखों की तकलीफ नहीं होगी। विटामिन सी अगर आप देखें तो बिटर गॉर्ड यानी करेला, बथुआ और आपका मेथी और अल्टीमेटली टोमेटो वगैरह जो है, और यहां पर अगर आप देखेंगे मस्टर्ड आपको यहां पर मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको खा सकते हो विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए। आयरन एंड कैल्शियम, आयरन एंड कैल्शियम जो है आपकी स्पिनच और बथुआ यानी पालक और बथुआ में है, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रासेस लाइक होते हैं, तो आप इनको भी कंज्यूम कर सकते हो। बथुआ यूजुअली हमारे यहाँ पर खेतों में नॉर्मली ही उगता रहता है एज अ वीड, उनको जो है हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। इसको काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस माना गया है, इसीलिए जो जानवर है वो भी इनका खाने में बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन जो है बीन के अंदर बहुत तगड़ा भरा हुआ है, जैसे कि ब्रॉड बीन हो गई, आपकी लबलब बीन हो गई, फ्रेंच बीन हो गई, गार्डन पीस हो गई, मटर वगैरह के अंदर आपकी जो भी पी और बीन से रिलेटेड आपका सामान है उनके अंदर प्रोटीन अच्छा खासा हो गया है। तो काफी चीजें आपको विटामिन दे रही हैं, विटामिन ए और विटामिन सी, जैसे कि स्पिनच हो गया, आपका बथुआ हो गया है, आपका कैरेट हो गई है, राइट, पंपकिन हो गई है, एंड आपका आयरन कैल्शियम दे सकता है स्पिनच बथुआ, एंड प्रोटीन दे सकता है आपको लबलब, फ्रेंच, गार्डन पीस, ये सब। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीजों को आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। सिंगल सेल प्रोटीन, ऐसे काफी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू कंटेन ओनली अ सिंगल सेल, ओके। लेकिन ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इनके अंदर पोटेंशियल होता है, इनके अंदर क्षमता होती है बहुत ही हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन बनाने की। तो जितना प्रोटीन एक गाय, एक भैंस नहीं बना सकती जो कि 100 150 200 किलो की होती है, उससे ज्यादा प्रोटीन आपका सिंगल सेल का एक ऑर्गेनिज्म बना देता है, स्पेशली एल्गी आपका ये बना सकते हैं। तो आपको इन सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में जानना है कि काफी बार आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, तो आप गोलियां खा सकते हैं, 4-4 ग्राम की गोलियां खा सकते हैं जो कि आपकी डेली डाइटरी प्रोटीन का ख्याल रख सकती हैं, तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होगी। सो इसीलिए सिंगल सेल प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी अंडरस्टूड। तो यहां पर क्या है,
ये एक अल्टरनेट सोर्स है ऑफ प्रोटीन का फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, जैसे कि माइक्रोब है स्पाइरुलिना, ये आपका बना सकता है। तो ये सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं एंड अल्टीमेटली ये आपका प्रोटीन तैयार कर सकते हैं जो कि आप लोगों के कंज्यूम करने लायक है। एक 250 केजी की काव जो है ये आपकी 200 ग्राम प्रोटीन बनाती है पर डे, यानी एक दिन के अंदर 250 केजी की काव, यानी आपकी इतनी भारी काव 2.5 क्विंटल की काव सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन बना रही है, यानी कि आपका 1 केजी प्रोटीन भी नहीं बना रही। अगर हम यहां पर कैलकुलेशन लगाएं तो लगभग आप मान लो 1000 केजी की अगर काउस को आप कंसिडर करें तब जाके आपका 1 केजी प्रोटीन बनेगा, तब जाके आपका 1 केजी प्रोटीन बनेगा। लेकिन अगर आप यहां पर देखें इन द सेम पीरियड यानी 24 घंटे के अंदर 250 ग्राम माइक्रोब मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस क्या बनाता है, आपका 25 टन प्रोटीन बनाता है। 25 टन, 25,000 केजी, वो भी सिर्फ 250 ग्राम, यानी 1 केजी अगर आप कंसिडर कर ले 1 लाख केजी आपका प्रोटीन बन सकता है। एक तरफ 1000 केजी की गाय सिर्फ 1 केजी प्रोटीन बना रही है और एक तरफ 250 ग्राम माइक्रोब 25 टन प्रोटीन बनाता है। इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है इस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, जैसे मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस और स्पाइरुलिना का भी इसमें इस्तेमाल होता है। ये दो नाम आपको बस यहां पर याद करने। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका रॉ मटेरियल बहुत सिंपल है। इसका रॉ मटेरियल बहुत ही सिंपल है। आपको ऐसा नहीं है इसे किसी बहुत अच्छी जगह पर ग्रो कराना है। ये आपका प्रोटीन में रिच होते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन्स, ओके। आपके मिनरल्स होते हैं, इनमें फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होते हैं। यानी अगर आप जरा सी एक गोली खा लोगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन, काफी चीजें मिल जाएंगी। और ये ग्रो कहां करते हैं, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस और स्पाइरुलिना वेस्ट वाटर के ऊपर। आपके घर से नालियों से जो पानी निकल रहा है, मतलब नालियों इन द सेंस जो आपका किचन वेस्ट वाली नाली है, उसमें से पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट जहां पर आलू की चिप्सें वगैरह बनाई जाती हैं, जो छिलके विलके पड़े रहते हैं आलू के, उसके ऊपर ग्रो करता है क्योंकि उसमें स्टार्च होता है। स्ट्रॉ के ऊपर, यानी बची खुची फसलें, मोलेसिस, गन्ने को निकाल दिया जूस बनाने के लिए, बचा हुआ जो गन्ने का भूसा है, एनिमल मैन्योर यानी जानवरों के गोबर के ऊपर, एंड यहां तक कि सीवेज के अंदर भी जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसके ऊपर भी ग्रो करता है। यानी कोई चीज घटिया से घटिया माल पर ग्रो करके आपको 1000 केजी प्रोटीन दे पा रही है, उस चीज की इज्जत तो करनी बनती है ना भाई। और इससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी घटता है, क्योंकि आपकी जो भी सीवेज है, जो भी एनिमल मैन्योर है, मोलेसिस है, ये कहीं ना कहीं आपके डिग्रेड होने में टाइम लेते हैं। जैसे मोलेसिस, स्ट्रॉ, आलू वगैरह ये तो डिग्रेड हो जाएंगे, लेकिन सीवेज के अंदर आपको पता है काफी सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर आप लोग कंज्यूम भी नहीं कर सकते। लेकिन बैक्टीरिया तो सत्यानाश कर देगा ना उस पूरे ऑर्गेनिक मैटर का। तो आप लोग इसे पाउडर की फॉर्म में भी तैयार कर सकते हो, टैबलेट के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलती हैं एससीपी टैबलेट्स। तो पॉल्यूशन का पॉल्यूशन कम और बढ़िया तरीके से ग्रोथ हो गई यहां पर। तो यहां पर अब अगला जो टॉपिक आता है आफ्टर एससीपी, दैट इज टिश्यू कल्चर। आप क्या करते हो, टिश्यू कल्चर मतलब आपने किसी प्लांट का कोई सेल लिया है, कोई टिश्यू लिया है और आपने इसे क्या कर दिया, आपने इसे कल्चर करवा दिया है। कल्चर करवा दिया का मतलब ये जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है जुगाड़, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप पेट्री डिश या पेट्री प्लेट कहते हैं। इट इज पेट्री डिश और पेट्री प्लेट। ये पेट्री डिश आपकी ग्लास की भी हो सकती है और ये आपकी प्लास्टिक की भी हो सकती है, दोनों तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है। अब ये जो पेट्री डिश और पेट्री प्लेट है, इसको अगर आप लेंगे और इसके अंदर डालेंगे आप लोग कल्चर मीडिया, यहां पर ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया मतलब ये आपके बैक्टीरिया का या किसी भी सेल का खाना है, जिसको खा करके कोई सेल ग्रो करे, क्योंकि सेल ग्रो करेगा, सेल डिवीजन में एनर्जी तो चाहिए, वो एनर्जी कहां से आएगी, आसपास के मीडियम से। और ये आपने क्या ले रखे हैं, ये आपने सेल्स या टिश्यूज ले रखे हैं, ये आपने सेल्स या टिश्यूज ले रखे हैं। तो ये सेल्स और टिश्यूज आप लोग कल्चर मीडियम के अंदर डाल देंगे और कल्चर मीडियम में जब आप इन सेल्स और टिश्यूज को डालेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पेट्री डिश में ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। आप अगर एक प्लांट को कंसिडरेशन में लेते हो, इफ यू विल बी टेकिंग अ प्लांट इनटू अकाउंट, और उस प्लांट के आप लोग 1000 डिफरेंट पीसेस कर देते हो, इफ यू विल बी कन्वर्टिंग प्लांट इनटू 1000 पीसेस, और उन हजारों पीसेस को आप लोग ऐसे छोटे छोटे फॉर्म में ग्रो कर देते हो इन द कल्चर मीडियम, और उसके बाद आप इन्हें सेपरेटली ग्रो कराते हो इन द फील्ड, तो आप 1000 डिफरेंट प्लांट बना पाओगे। तो टिश्यू कल्चर का मतलब क्या हुआ, आप लोग एक प्लांट लेते हो, उसके 1000 छोटे छोटे टुकड़े करते हो और उन 1000 छोटे छोटे टुकड़ों से 1000 प्लांट बना लेते हो। इसे माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। तो जब आप कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हो, कल्चर वर्ड का, दैट इज टिश्यू कल्चर,
और बाद में आप लोग इसे फर्दर प्रोपेगेट भी करा सकते हो। तो अलग अलग टर्म्स हम यहां पर पढ़ेंगे। ओके, तो टिश्यू कल्चर क्या है? इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल और टिश्यूज और ऑर्गन इन स्टेरिलाइज्ड कल्चर मीडियम। यहां पर कल्चर मीडियम का होना जरूरी है, यानी खाना पानी आपको देना जरूरी है अंडर कंट्रोल्ड एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन मतलब आपका कंटेमिनेशन यहां पर नहीं होना चाहिए, और कंटेमिनेशन ना होने को यहां पर क्या बोला गया है? स्टेरिलाइज्ड कंडीशन भी बोला गया। अब स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन मतलब आप अगर एक प्लांट ले रहे हो, आप नहीं चाहते उसमें कोई माइक्रोब होगे, तो कल्चर मीडिया को आप पहले स्टेरिलाइज करते हो, आप इसको ऑटोक्लेव में रखते हो। आप ये जो कल्चर मीडियम है ना, इसको पहले ऑटोक्लेव में रखते हो। ऑटोक्लेव में रखते हो, साफ हो जाता है, सारे जो बैक्टीरियम, कुछ आपका किसी का एंडोस्पोर अगर प्रेजेंट है वो किल हो जाता है। साफ सुथरा आपका मटेरियल आया, उसके अंदर आप प्लांट के टिश्यूज डाल सकते हैं। एसेप्टिक कंडीशन अब आपने मेंटेन करनी। तो होल प्लांट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट्स। एक्सप्लांट्स क्या है? प्लांट का कोई भी छोटा सा पार्ट। सो एनी प्लांट पार्ट ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, इसे आप एक्सप्लांट बोलते हो। यानी प्लांट है एक बहुत बड़ा सा, उसकी मैंने एक लीफ ले ली, लेट से यहां पर मैं एक ग्रीन कलर की लीफ बना देता हूं। अब इस ग्रीन कलर की लीफ के मैंने टुकड़े कर दिए, और इसको मैं अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल देता हूं, और उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर वो मटेरियल है जिसमें ग्रो कर पाएंगे। तो क्या हो गए भाई? ये एक्सप्लांट का काम करने लगे हैं। प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा एक्सप्लांट कहलाता है। उसके अंदर इस प्रकार से प्लांट की ग्रोथ होने लग पड़ती है टाइम के साथ। जैसे जैसे वो न्यूट्रिएंट मीडिया कंज्यूम करता जाएगा, प्लांट ग्रो होता चला जाएगा। टोटी पोटेंसी क्या होता है? पोटेंसी का मतलब पोटेंशियल यानी काबिलियत, और टोटी का मतलब क्या है? टोटल, यानी टोटल प्लांट बनाने का पोटेंशियल। तो सेल जो है आपका, या एक्सप्लांट जो है आपका, प्लांट का एक छोटा सा जो टुकड़ा है, ये पूरा प्लांट बना सकता है ग्रो करने के बाद। इसे टोटी पोटेंसी कहा जाता है। तो न्यूट्रिएंट मीडियम जो है, इसमें कार्बन सोर्स होनी चाहिए। कार्बन सोर्स क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो जो सुक्रोज है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इनऑर्गेनिक सॉल्ट होने चाहिए, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। भाई इनऑर्गेनिक सॉल्ट है तो मेटाबॉलिज्म कराएंगे ना, न्यूट्रिएंट वगैरह बनाएंगे। विटामिन होने चाहिए। विटामिन भी किसकी तरह काम करेंगे? आपके कोएंजाइम्स की तरह काम करेंगे, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन धपाधप चलते रहेंगे। अमीनो एसिड, क्योंकि आपको प्रोटीन्स भी बनाने हैं। जब सेल डिवाइड करेगा तो आपको प्रोटीन भी तो बनाने हैं, स्पिंडल फाइबर भी बनाने हैं। ओके, रेप्लिकेशन के प्रोटीन्स भी बनाने हैं। वो सारे कौन बनाएंगे? अमीनो एसिड बनाएंगे। ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन आपकी रूटिंग इनिशिएट कराता है, साइटोकाइनिन शूटिंग इनिशिएट कराता है। ये बात हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो रूटिंग शूटिंग का जो काम है ये कौन करता है? आपके ऑक्सिन साइटोकाइनिन करते हैं। रूटिंग शूटिंग का काम करते हैं रिस्पेक्टिव। ओके, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर देखो मेरे भाई, आपने एक प्लांट लिया, मैच्योर प्लांट, इसके आपने रूट सेल को उखाड़ा और कल्चर कर दिया। यानी कुछ रूट के सेल्स लिया आपने, एक रूट का छोटा सा टुकड़ा ले लिया और कल्चर मीडिया में डाल दिया, पेट्री प्लेट के अंदर। अब ये जो कल्चर सेल्स हैं, यहां पे कुछ सेल्स बने, इनको आपने उठा करके और थोड़ा एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, जैसे अलग से ग्रो करे। इसके छोटे छोटे टुकड़े लेके हजारों टेस्ट ट्यूब में डाल दिए। जब रूट सेल कल्चर करेंगे ना, तो उनके सेल का नंबर बढ़ेगा। सेल डिवीजन हो रही है, उसमें छोटा छोटा पार्ट लेकर के आपने 10-20 टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। लेट से एक स्केलेबल मॉडल की बात करते हैं, जो आप स्कूल कॉलेजेस में करते होंगे, किया भी होगा, नहीं भी किया होगा, तो हम करते हैं, हम आपको बेसिकली दिखा देंगे। तो यहां पर कल्चर्ड सेल्स जो है आपके टेस्ट ट्यूब में डाल दिए। अब सेल्स जो है कल्चर के अंदर ये एम्ब्रियोइड बॉडी बना लेंगे, यानी सेल जो है अब आपका एम्ब्रियो बनाने लग पड़ेगा। न्यूट्रिशन इसके पास अच्छा खासा है, तो नॉर्मल आपके कुछ सेल्स बनाएंगे, फिर आपके टॉर्पीडो स्टेज बनाएंगे, फिर आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएंगे, फिर आपके कॉटिलिडन बना लेंगे, कॉटिलिडनस स्टेज, फिर आपका प्लांटलेट जो है ये आपका रूट्स बना लेंगे। यानी जो आपके इनिशियल सेल थे ना, अब वो आपका प्लांटलेट की फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप इस प्लांटलेट को क्या कर दोगे? इस आप प्लांटलेट को आप लोग जमीन में लगा दोगे, यानी ग्राउंड में लगा दोगे, और आपको पूरा प्लांट देखने को मिलेगा। सिंपल भाषा में बताऊं तो क्या हुआ? मैंने एक प्लांट का कोई भी सेल लिया, उस सेल को मैंने कल्चर प्लेट पे रख दिया, कल्चर मीडियम डाल दिया, खाने पीने का अच्छा जुगाड़ है, सेल्स का नंबर बढ़ गया। सेल्स का नंबर बढ़ा, मैंने कुछ सेल्स लेकर एक टेस्ट ट्यूब में डाले, कुछ सेल लेकर दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाले, कुछ सेल लेकर के तीसरी टेस्ट ट्यूब में डाले, और उन्हें ग्रो करने का मौका दिया। अब टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क के अंदर जब मैंने सेल्स डाल दिए, तो वो ग्रो करेंगे, उनमें रूटिंग शूटिंग होने लग जाएगी। जब मुझे हल्की सी रूट दिखाई दी कि अब ये प्लांट इस लायक हो चुका है कि मैं इसे जाकर जमीन में डाल दूं, तो उसे जमीन में उगा दूंगा, और जमीन में जैसे नॉर्मल प्लांट ग्रो करता है वैसे कर जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर प्लांट के सेल्स को मैंने लिया, उठाया, और उससे नया प्लांट बना दिया।
तो मुझे बहुत ज्यादा सीड बीड की अभी जरूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे सेम ही वैरायटी का प्लांट चाहिए तो मैं हजारों प्लांट बना सकता हूं आराम से लेबोरेटरी की हेल्प से। इसे आप कहते हैं टिश्यू कल्चर। कल्चर मीडिया का इस्तेमाल करो, टिश्यू की हेल्प से पूरा का पूरा प्लांट बना लो। सो बाय टिश्यू कल्चर इट इज पॉसिबल टू अचीव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। क्योंकि आप 1000 टेस्ट ट्यूब ले आओ, आप सब में थोड़ा थोड़ा टिश्यू डाल दो, 5 दिन का अगर समझ लो टाइम लगता है रूटिंग में, तो 5 दिन में हजारों प्लांटों की रूटिंग आ जाएगी और उसको जमीन में जाकर के लगा दो। तो प्लांट जो बनेंगे जेनेटिकली सिमिलर बनेंगे ओरिजिनल प्लांट से, इन्हें सोमा क्लोन्स कहा जाता है। सोमा क्लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने यहां पर गैमीट नहीं बनवाए, मैंने प्लांट के कोई गैमीट का तो इस्तेमाल किया ही नहीं। ये मेरा प्लांट था भाई, इस प्लांट का मैंने सोमेटिक सेल लिया, यानी कोई भी जनरल बॉडी सेल लिया। अब मैंने इस प्लांट के सोमेटिक सेल्स को लिया, इनको ग्रो कराया और ग्रो करने के बाद ये डिवाइड किए। अब एक ही सेल से तो डिवाइड किए ना ये सारी चीजें भाई, एक सेल से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने। तो अगर समझ लो ये आपके 1024 सेल है, तो क्या मैं बोलूंगा कि 1024 सेल्स एग्जैक्टली सेम है जेनेटिक मटेरियल के रिस्पेक्ट में? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही बात है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सोमेटिक सेल से बने हुए क्लोन्स कहा जाता है। सोमेटिक सेल से बने हुए क्लोन्स यानी सोमा क्लोन्स। बात खत्म, बात समझ में आई? सोमा क्लोन्स कहा जाता है। The method of producing thousands of plant through tissue culture is called as micro propagation. टिश्यू कल्चर से आप लोग हजारों प्लांट एक बार में उगा सकते हो। माइक्रो मतलब छोटे छोटे टुकड़े, प्रोपगेशन मतलब डिवीजन कराना, प्रोपगेट कराना। तो छोटे छोटे टुकड़ों से 1000 प्लांट बने, माइक्रो प्रोपगेशन इसे कहा गया। अब देखो, फूड प्लांट जैसे कि आपका टोमेटो है, आपका बनाना है, एप्पल है, ये इस मेथड से बनाए जा चुके हैं, टिश्यू कल्चर के मेथड से। Another application of this method is recovery of healthy plant from disease plant. समझ लो एक प्लांट बहुत बीमार है और आपको उससे नया प्लांट बनाना है, तो आपके मन में एक डर रहेगा कि सर मेरे पास तो पहले ही आपका बीमार प्लांट पड़ा हुआ है, उससे मैं हेल्दी प्लांट कैसे निकालूं? इसे आप कहते हैं मेरिस्टम कल्चर। तो अगर आपका प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड भी है तो उसके मेरिस्टमेटिक सेल तो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं ना, उसके मेरिस्टम के अंदर कुछ फ्रेश सेल्स जरूर बचते हैं। एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टम के सेल्स को आप लोग इस्तेमाल करो, ये फ्री फ्रॉम वायरस होते हैं। तो मैंने तो कहा है कि कोई भी सेल ले लो प्लांट का, तो आप मेरिस्टम का ले लो, एपिकल मेरिस्टम ले लो, एक्सिलरी मेरिस्टम ले लो, इन विट्रो यानी कि लैब कंडीशंस में ग्रो कराओ टेस्ट ट्यूब में, वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा। यानी एक प्लांट जिसपे वायरल अटैक हो चुका है उससे भी आप लोग नए सुरक्षित साफ हेल्दी प्लांट निकाल सकते हो। और इसी प्रकार की मेरिस्टम कल्चर बनाना में, शुगर केन में, पोटैटो में हो चुकी है और हम लोग इसको बकायदा बहुत हायर लेवल पर यूज भी करते हैं। ओके, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अब सोमेटिक का मतलब क्या है? सोमेटिक का मतलब यार वही है जो हमने सोमा क्लोन्स में देखा। सोमेटिक का मतलब क्या है? सोमेटिक सेल्स यानी कोई भी जनरल बॉडी सेल। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? मिक्स करना, यानी आपने किसी 2 सोमेटिक सेल को ले लिया है अलग अलग प्लांट के और उन्हें मिक्स करने की कोशिश कर दी है। तो आपने हाइब्रिड प्लांट बनाए हैं प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करके ऑफ 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट। अलग अलग वैरायटी ली, सेम वैरायटी के सेल को फ्यूज करके क्या है उखाड़ लोगे? अलग अलग वैरायटी तो लेनी पड़ेगी ना। अलग अलग वैरायटी लोगे, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दोगे, क्या बनेगा? सोमेटिक हाइब्रिड बनेगा। तो स्टेप क्या है? सिंगल सेल्स लो प्लांट से, 2 अलग अलग वैरायटी से, 2 डिफरेंट वैरायटी के जो आप चाहते हो जिनके कैरेक्टर मिक्स हो जाए, उनके सेल उठाओ, उनकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दो। सेल वॉल डाइजेस्ट क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि सेल वॉल इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, हमेशा याद रखना। तो क्या हो जाएंगे? नेकेड प्रोटोप्लास्ट आपके पास आ जाएंगे, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जो सेल वॉल थी उसको डिग्रेड कर दिया आपने, डाइजेस्ट कर दिया, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर का प्रोटोप्लास्ट बचा हुआ है। अब क्या करो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपकी फ्यूजिबल होती है, तो फ्यूज कर दो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को फ्रॉम 2 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट, और डिजायरेबल कैरेक्टर जो है आपके आ जाने चाहिए हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनने से। ओके, इट इज फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड प्लांट कॉल्ड एज सोमेटिक हाइब्रिड। यानी अब जो आपका सोमेटिक प्रोटोप्लाज्म मिक्स हुआ है उसको आप लोग ग्रो करा दो, क्योंकि एक सेल से आप लोग पता है पूरा प्लांट बना सकते हो, टोटीपोटेंट होता है। तो एक सेल जो आपने इनिशियल तैयार किया वो सोमेटिक मिक्सिंग से तैयार किया, आपने प्रोटोप्लास्ट को मिक्स कर दिया। ओके, तो यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर आपने सेल्स आइसोलेट किए, एक आपका ये सेल है, एक आपका इस लीफ का सेल है, फिर आपने इनके प्रोटोप्लास्ट को इस हिसाब से यहां पर डाल दिया। एक सेल आपका ऐसा है, एक सेल आपका ऐसा है।
आपने फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट यहां पर तैयार कर लिया फ्यूजन से, तो यहां पर आपके ऑरेंज कलर के जो क्रोमोसोम थे वो भी प्रेजेंट है, ब्लू कलर वाले भी है, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपके मिक्स हो गए। सो सोमैटिक हाइब्रिड यहां पर तैयार हो। अब आप क्या करो, इनको स्टिमुलेट करो कि ये जो हाइब्रिड सेल्स बने हैं ये आपका एम्ब्रियो बना पाए, तो ये आपके छोटे छोटे क्या बना लेंगे, प्लांटलेट बना लेंगे, और प्लांटलेट को आप लोग फिर जाकर ग्राउंड में ग्रो कर दो, और ये आपका क्या बना लेंगे, पूरा का पूरा सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट बना लेंगे, जिसके अंदर दोनों सोमैटिक सेल्स के कैरेक्टर होंगे। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो। तो आपने क्या किया, फ्यूज्ड हाइब्रिड बनाने की कोशिश की, नया हाइब्रिड बनाने की कोशिश की जिसमें टमाटर और आलू दोनों के कैरेक्टर हों। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन, यानी अब ऐसा तो नहीं हो सकता यार कि आपके सारे कैरेक्टर आलू और टमाटर के मिक्स हो गए, राइट। तो आपको कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए ये अच्छी वैरायटी नहीं मिली, अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला, लेकिन हाँ कुछ कैरेक्टर्स कंबाइन हो गए, इसका मतलब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन नाम का प्रोसेस काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा टॉपिक। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, हमारा नया जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दो, इस पे सारे नोट्स आते हैं। मार्क्सअप लर्निंग ऐप नाम से ओजोन क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल था वो मैं कुछ दिन में बंद कर दूंगा, या फिर वो इनएक्टिव पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑडियंस जो भी ज्वाइन करता है, ग्रुप देखता है, तो सारी चीजें दिखती हैं, सारी डिटेल्स दिखती है, विच इज नॉट सिक्योर्ड थिंग। तो वो ग्रुप था एक, वो एक टेलीग्राम ग्रुप था, अब ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपकी डिटेल जो है कहीं नहीं जाती। तो आप फटाक से जो है मार्क्सअप लर्निंग ऐप को सर्च करो टेलीग्राम के ऊपर और एंजॉय करो। मार्क्सअप ऐप पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम फटाक से ज्वाइन करो, और अगर पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी, तो झटपट ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम को। और अगर आपने अभी तक हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर 2497, और या तो आप कुछ दिन बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिग्मा स्टार 2.0 भी आने वाला है। टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हैं फॉर 999 इफ पॉसिबल। और अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे क्रिप्टोनाइट बैच का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप क्रिप्टोनाइट बैच का पार्ट बनेंगे तो आपको यहाँ पर बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी, मार्क्सअप के फैकल्टीज द्वारा लिखी हुई 35 प्लस बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाती। अदर देन दैट हमारा 12th का बैच और ड्रॉपर बैच भी आने वाला है, वी आर प्लानिंग अबाउट दैट, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपका बैच भी आ जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब अगर आपको वीडियो जेन्युइनली पसंद आई तो अपना प्यार जो है कमेंट सेक्शन में हमें दिखाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आने वाले वक्त में आपको लाइव सेशंस देखने को मिलेंगे। अभी मैं थोड़ा बैच में उलझा हुआ हूं, बट उसके बाद हम लोग डेली बेसिस पे लाइव सेशन क्या करेंगे हमारे इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तब तक इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए और डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ओजोन क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, शुक्रिया, और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय।